हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है मेरी? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? अरे, मुझे सुन पा रहे हो, मुझे देख पा रहे हो? अच्छा, ऑब्जर्व कर लिया तुमने केबिन चेंज। वेरी गुड। सब कुछ देख लेते हो। हाँ भाई, वो आज क्या सुबह उधर क्लास थी ना, समुन्नत बिल्डिंग में, तो वहीं केबिन में बैठा हूँ। आज समुन्नत के केबिन में बैठा हूँ। सुनाई दे रहा है मतलब तुम्हें सब? जय हिंद। मैं दिखाई भी दे रहा हूँ तुम्हें? हाँ भाई, लास्ट बार जय न्यूटन। आज खत्म करेंगे अपन सारा मामला। क्या हो गया भाई ऋषभ, तुझे क्या हो गया यार? जय माता दी। हेलन पे हर बिल्डिंग में केबिन बने हुए हैं, हर बिल्डिंग में केबिन। अच्छा, इंडिया को धूल चटाया अंग्रेजों ने कल। अच्छा, तूने मैच देखा मतलब है? हर हर महादेव। चलो भाई, शुरू करें, बहुत होगी बातचीत। आओ साहब, कंटिन्यू करें। आ, देखो साहब, रेडिएशन चल रहा था अपने, और रेडिएशन में लॉ ऑफ रेडिएशन पढ़ रहे थे हम लोग। तो लॉ ऑफ रेडिएशन में मैंने आपको प्रिवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज बता दिया था, किरचॉफ लॉ बता दिया था, स्टीफन लॉ बता दिया था, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ बता दिया था। और स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ से कल हम लोगों ने ये भी कैलकुलेट कर लिया था कि साहब रेट ऑफ हीट लॉस क्या होगा, रेट ऑफ फॉल इन टेम्परेचर, रेट ऑफ कूलिंग क्या होगा। ठीक है, हमने ये भी निकाल लिया था साहब कि यहाँ पर कौन पहले ठंडा होगा, कंपैरिजन वाले क्वेश्चन। ये सब कर लिए थे अपन ने। ठीक है, अब नेक्स्ट बचा है साहब न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का स्टेटमेंट क्या है साहब? मतलब न्यूटन हर जगह आता है भाई, कहीं नहीं, कहीं कोई जगह नहीं छोड़ी इसने, सब जगह आता है। ठीक है, न्यूटन साहब ने क्या बोला कि साहब जो ठंडे होने की रेट है, यानी रेट ऑफ कूलिंग है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग। बॉडी और सराउंडिंग के टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसमें रेट ऑफ कूलिंग को ये माइनस साइन लगा के लिख रहे हैं, माइनस। माइनस क्यों लगा रहे हैं? माइनस इसलिए लगा रहे हैं कि टेम्परेचर टाइम के साथ कम होगा। आपको पता है, कोई बॉडी रेडिएशन इमिट करेगी तो उसका टेम्परेचर टाइम के साथ कम होगा। वो टेम्परेचर टाइम के साथ कम होगा तो रेट ऑफ कूलिंग भी कम होगी। वो माइनस साइन इस चीज को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, थ्योरेटिकल बात करें, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग से क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा माइनस थीटा नॉट। जबकि याद करो, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ से क्या बोलते थे? स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ से रेट ऑफ कूलिंग हम बोलते थे ये थीटा के पावर 4 माइनस थीटा नॉट की पावर 4। ये बोलते थे ना भाई। ठीक है, रुकना, सुनना मेरी बात। ठीक है, देखो, यहां पर न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग क्या बोल रहा है? रेट ऑफ कूलिंग है प्रोपोर्शनल टू थीटा माइनस थीटा नॉट। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ से क्या बोलते थे? थीटा की पावर 4 माइनस थीटा नॉट की पावर 4। मतलब एक ही चीज को दो अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग बता रहे हैं। कौन सही कौन गलत, चलो इस पे बाद में जाते हैं अपन, गलत सही पे बाद में जाते हैं। अगर तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया जाए कि भैया किसको पसंद करोगे, तो पहली बार लाइफ में तुम न्यूटन को पसंद करोगे। पहली बार लाइफ में तुम न्यूटन को पसंद करोगे, तुम्हारे लिए कैलकुलेशन आसान कर दी। सोचो, एक तो टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4 सॉल्व करना, और एक डायरेक्ट टी माइनस टी नॉट सॉल्व करना। समझ सकते हो? भाई न्यूटन बोल रहा है कि टेम्परेचर डिफरेंस होगा, वो बोल रहा है कि टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4 होगा। आप बोलोगे न्यूटन से कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, है ना? अगर तुम्हारे ऊपर छोड़ दूं मैं, तो पहली बार बोलोगे नहीं नहीं स्टीफन बोल्ट्जमैन नहीं, न्यूटन सही है। तुम पहली बार बोलोगे, बोले न्यूटन सही है, बोले हमारा काम आसान कर रहा है यार। तो बोले कहाँ, तो टी टेम्परेचर को केल्विन में बदलो, फिर टी की पावर 4 करो, फिर टी नॉट की पावर 4 करो, बहुत लंबा हो जाता है ना? उससे सबसे आसान काम होगा थीटा माइनस थीटा नॉट, सबसे आसान होगा थीटा माइनस थीटा नॉट। चलो अब काम की बात सुन लो। तुम्हारे तुम्हारे भरोसे गाड़ी नहीं छोड़नी, तुम्हारे भरोसे छोड़ दी तो तुम तो हर जगह न्यूटन फिट कर दोगे। अब न्यूटन का लिमिटेशन सुन लो। न्यूटन सिर्फ और सिर्फ कब लगना है? जब टेम्परेचर डिफरेंस कम हो, बॉडी और सराउंडिंग के टेम्परेचर का डिफरेंस क्या हो, ये 35 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बॉडी और सराउंडिंग के टेम्परेचर का डिफरेंस अगर 35 के बराबर या उससे कम है ना, तो न्यूटन लगाओ। अदरवाइज कौन लगाओ? अदरवाइज स्टीफन बोल्ट्जमैन लगाओ। ठीक है, स्टीफन बोल्ट्जमैन का कोई लिमिटेशन नहीं है, हर टेम्परेचर पर लगेगा। स्टीफन बोल्ट्जमैन हर टेम्परेचर पर लगेगा। लेकिन ये न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग है ना, सिर्फ और सिर्फ कब लगेगा? जब टेम्परेचर डिफरेंस कम हो। ठीक है, मैं डाटा देता हूँ, डाटा देखते तुम बता दोगे। मैं बोल रहा हूँ कि बॉडी का टेम्परेचर है सपोज 70 डिग्री सेल्सियस, और सराउंडिंग टेम्परेचर है सपोज 35 डिग्री सेल्सियस। अब बॉडी का टेम्परेचर 70, सराउंडिंग 35, डिफरेंस करोगे तो 35 आएगा।
डिफरेंस करोगे तो 35 आएगा, न्यूटन लगाओ, न्यूटन लगाओ, ठीक है। लेकिन मैं बोलता हूं कि सपोज बॉडी का टेम्परेचर है, बॉडी का टेम्परेचर है सपोज 1000 केल्विन और सराउंडिंग टेम्परेचर है 300 केल्विन। बॉडी का टेम्परेचर 1000 केल्विन, सराउंडिंग टेम्परेचर 300 केल्विन। अब अगर डिफरेंस करेंगे तो 700 केल्विन आएगा भाई, ये तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो भैया ये न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग नहीं लगेगा, फिर स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ लगेगा। समझ रहे हो भाई? टेम्परेचर का डिफरेंस देख करके अपन बता देंगे। तो स्टेटमेंट सुन लो, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग कहां एप्लीकेबल होगा? ओनली फॉर लो टेम्परेचर चेंज, ओनली फॉर लो टेम्परेचर, ठीक है। ये किस पे लगाएंगे? फॉर ऑल टेम्परेचर। अच्छा, स्टीफन का कोई लिमिटेशन नहीं, मतलब क्या है, एक बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही पूछा गया, ये स्टीफन लॉ कहां लगाने वाले हो, है ना। ऑप्शन थे फॉर फॉर हाई टेम्परेचर रेंज। क्या होता है, न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय बच्चों के दिमाग में बात बैठी होती है कि हाई टेम्परेचर रेंज में क्या लगाएंगे, स्टीफन लगाएंगे, है ना। ये क्या है, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हमने बिठा रखा है कि लो पे न्यूटन लगा दो, हाई पे स्टीफन लगा दो। आपको बता दूं, स्टीफन लो पे भी लग सकता है, स्टीफन लो लो टेम्परेचर चेंज पे भी लग सकता है, ठीक है। कोई थ्योरेटिकली पूछे ना कहां लगाओगे, तो बोले सब पे लगाएंगे, है ना। लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय देख लेना, जब लो हो तो न्यूटन लगा देना, लो हो तो न्यूटन लगा देना, ठीक है। चलो भाई आ जाओ, बात आगे बढ़ाए। ये थीटा समझ रहे हो, बॉडी का टेम्परेचर, थीटा नॉट सराउंडिंग टेम्परेचर, थीटा माइनस थीटा नॉट टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग, है ना। अब यहां से हम बोले तो ये डी थीटा अपॉन डी टी बराबर माइनस थीटा नॉट, ये आ गया साहब माइनस के थीटा माइनस थीटा नॉट। समझ रहे हो भाई, है ना। ये रेट ऑफ कूलिंग बराबर माइनस के थीटा माइनस थीटा नॉट, ठीक है। हाई टेम्परेचर रेंज में न्यूटन कभी नहीं लगेगा। अब माइनस साइन क्या बता रहा है, समझ ही गए। माइनस साइन बता रहा है कि साहब रेट ऑफ कूलिंग क्या होगी, कम होगी। भाई सीधी सी बात है, बॉडी रेडिएशन इमिट करेगी, टेम्परेचर कम होगा तो रेट ऑफ कूलिंग कम होगी, ठीक है। अच्छा, अब इसका मैं आपको बताऊं साहब, यहां से ग्राफिकल कुछ कंसेप्ट बताऊं आपको। ये न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग में रिलेशन आपके पास ये आया माइनस के थीटा माइनस थीटा नॉट। इसको थोड़ा सा मैं इंट्रीगेट करना चाहता हूं, है ना। इंट्रीगेट करता हूं, ये इंट्रीगेट किया थीटा, इसको मैं थीटा के पास ले जा रहा हूं, टाइम को इधर लेके जा रहा हूं। देखो इंट्रीगेट किया, सॉल्व किया, तो ये रिलेशन बनता है, ये रिलेशन बनता है। देखो ये देखो, टेम्परेचर टाइम के साथ ऐसे बदलेगा, ये टेम्परेचर और टाइम का रिलेशन बन रहा है भाई। और आप देखो एक्सपोनेंशियल बन रहा है, एक्सपोनेंशियल, ठीक है। ये प्रूफ कोई नहीं मांगने वाला तुमसे, याद रखने वाली बात सुन लो। अगर कोई बॉडी रेडिएशन मेथड से ठंडी होगी ना, कोई बॉडी अगर रेडिएशन इमिट इमिट करेगी ना, तो उसका टेम्परेचर टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली कम होगा। ये देखो ग्राफ ऐसा बनेगा, है ना। बॉडी का टेम्परेचर टाइम के साथ ऐसे कम होगा अगर यहाँ पर कूल फ्रॉम रेडिएशन मेथड, है ना। रेडिएशन मेथड से बॉडी ठंडा होगा तो एक्सपोनेंशियली कम होगा, समझ रहे हो। स्टार्टिंग में टी बराबर जीरो पर क्या था, टी बराबर जीरो पर बॉडी का टेम्परेचर थीटा था। इनफाइनाइट टाइम पर जाकर के कितना हो जाएगा, ये थीटा नॉट रूम टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा, है ना। बाद में कमरे के टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा, हीट लॉस करते करते एक्सपोनेंशियली कम होता जाएगा और फाइनली जाकर के रूम टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। एक ग्राफ और पूछा गया अपने मॉड्यूल में, एक क्वेश्चन और है इस पर ग्राफ, ये लॉग थीटा माइनस थीटा नॉट वर्सेस टाइम, लॉग थीटा माइनस थीटा नॉट वर्सेस टाइम, एक ग्राफ और है भाई, है ना। एक ग्राफ और बता दूं, ये देखो, ये देखते ही पता लग रहा है स्ट्रेट लाइन। तो इसको प्लॉट कर रहे हो वाई एक्सिस पर, इसको प्लॉट कर रहे हो एक्स एक्सिस पर, जो ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन बनेगा, वो भी कैसी, है ना, वो भी कैसी देख सकते हो, वाई बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी, ठीक है। ये स्लोप नेगेटिव और इंटरसेप्ट पॉजिटिव, स्लोप नेगेटिव इंटरसेप्ट पॉजिटिव। तो ये दो ग्राफिकल क्वेश्चन है अपने मॉड्यूल में। तो थ्योरेटिकल याद रखने वाली बात, कोई बॉडी रेडिएशन मेथड से ठंडा होगा तो उसका टेम्परेचर टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली कम होगा, है ना। और ये लॉग थीटा माइनस थीटा नॉट टाइम के साथ लीनियरली कम होगा, ठीक है। समझ रहे हो भाई। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग में, वो इस कंसेप्ट पे बनते हैं, ठीक है। देखो अगर मैं आपसे न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग बोलूं, किसी इंस्टेंट पे लगाने को बोले ना, तो ये फॉर्मूला है आपके पास। किसी इंस्टेंट पर रेट ऑफ कूलिंग पूछे आपसे, किसी इंस्टेंट पर रेट ऑफ कूलिंग पूछे, तो सीधे सीधे बोलेंगे माइनस के थीटा माइनस थीटा नॉट। लेकिन एक इंटरवल में पूछे आपसे, इंटरवल में, एक इंटरवल में आपसे पूछे, आपसे बोल रहा है कि एक इंटरवल है, इसमें टेम्परेचर थीटा वन से थीटा टू हो गया, टाइम लगा टी, और सराउंडिंग टेम्परेचर है थीटा नॉट, ये सराउंडिंग टेम्परेचर थीटा नॉट, समझ रहे हो। थीटा वन से थीटा टू हो गया और सराउंडिंग टेम्परेचर है थीटा नॉट। अब आपसे बोलता है कि बताओ यहाँ पर, अच्छा टेम्परेचर को देखते पता लग जाएगा टेम्परेचर डिफरेंस कम है, और अगर टेम्परेचर डिफरेंस कम है तो समझ सकते हैं न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग लगेगा, है ना। अब न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग लगाऊंगा तो मैं रेट ऑफ कूलिंग बोलूंगा साहब, यहाँ पर ये माइनस डी थीटा अपॉन डी टी बराबर क्या, के, ये होगा थीटा माइनस थीटा नॉट, ऐसा बोलोगे ना। लेकिन अब एक इंटरवल के लिए थीटा क्या लें, किसी इंस्टेंट पे तो थीटा हमें पता है,
किसी इंस्टेंट पे तो थीटा पता है कि शुरू में थीटा 1 था, बाद में थीटा 1 है, थीटा 2 है, लेकिन अब एक इंटरवल में बोले तो एवरेज बोलोगे, एवरेज बोलोगे। अब ये थीटा एवरेज का वैल्यू क्या होगा? देखो जब टेम्परेचर डिफरेंस बहुत स्मॉल होता है ना, है ना, जब टेम्परेचर डिफरेंस बहुत स्मॉल होता है तो ये एक्सपोनेंशियल की जगह लीनियर बन जाता है, लीनियर। और तुम जानते हो कोई क्वांटिटी अगर लीनियरली चेंज होगी तो उसका एवरेज क्या लिखोगे? उसका एवरेज लिखोगे इनिशियल वैल्यू प्लस फाइनल वैल्यू डिवाइड बाय 2, लिखोगे साहब, है ना, मीन एवरेज ऐसे ही लिखोगे ना। अब ये क्या है? ये देखो ये है माइनस थीटा 2 माइनस थीटा 1 अपॉन टाइम बराबर के, ये क्या बन रहा है? थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन टी बराबर के थीटा 1 प्लस थीटा 2 अपॉन 2 माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर। ये होगा भाई, ये होगा, ये होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया साहब, है ना। स्मॉल टेम्परेचर रेंज में कोई इंटरवल देके पूछे ना तो इंटरवल के लिए ये फॉर्मूला लगा देना कि थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन टी बराबर के थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर, थीटा नॉट सराउंडिंग टेम्परेचर, है ना। समझ पा रहे हो साहब? मतलब स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी मैं आपको बता रहा हूँ, जब एक इंटरवल के लिए स्मॉल टेम्परेचर रेंज में पूछे, और सबसे ज्यादा इसी वैरायटी पे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब इसमें एक स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी बता रहा हूं मैं, ऑब्जेक्टिव जुगाड़ बता रहा हूं, है ना, एक ऑब्जेक्टिव जुगाड़ बता रहा हूं सर, एक ऑब्जेक्टिव जुगाड़ क्वेश्चन सॉल्व करने का। कई क्वेश्चन तुम बिना पेन चलाए सॉल्व कर दोगे, स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी है, देख लेना, है ना। देखो देखो साहब, ये मैं बोल रहा हूँ बॉडी का टेम्परेचर T1 से T2 हुआ T1 टाइम में, T2 से T3 हुआ T2 टाइम में, और T3 से T4 हुआ T3 टाइम में। देखो, और सराउंडिंग टेम्परेचर है T नॉट, सराउंडिंग टेम्परेचर है T नॉट, है ना। अब दो क्वेश्चन बनते हैं, सेम टेम्परेचर रेंज के लिए टाइम और सेम टाइम में टेम्परेचर चेंज। ठीक है, तो पहला देखो टेम्परेचर चेंज बराबर दे रहा हूं मैं कि भैया T1 माइनस T2, यही बोल रहा हूं T2 माइनस T3, यही बोल रहा हूं T3 माइनस T4। देखो बराबर बराबर टेम्परेचर चेंज, अगर बराबर बराबर टेम्परेचर चेंज बोले ना तो टाइम हमेशा बढ़ेगा, टाइम हमेशा बढ़ेगा। देखो पहले मैं ऐसे आपसे बोलता हूं कि पहले 10 डिग्री सेल्सियस कम हुआ तो 10 मिनट लगे, अब अगली बार 10 डिग्री सेल्सियस कम होगा ना 10 मिनट से ज्यादा लगेगी, और उसकी उसकी अगली बार 10 डिग्री सेल्सियस कम होगा ना तो उससे भी ज्यादा लगेगी। मतलब सेम टेम्परेचर चेंज के लिए टाइम क्या होता है? बढ़ता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि रेट ऑफ कूलिंग कम हो रहा है, टाइम के साथ में रेट ऑफ कूलिंग कम हो रहा है, और टाइम के साथ रेट ऑफ कूलिंग कम हो रहा है तो सीधी सी बात है कि सेम टेम्परेचर चेंज के लिए टाइम तो बढ़ेगा ना, सेम टेम्परेचर चेंज के लिए टाइम क्या होगा? बढ़ेगा, है ना। मतलब पहले 10 डिग्री सेल्सियस के लिए अगर 10 मिनट लगते थे ना, तो अगले 10 डिग्री सेल्सियस के लिए 10 से ज्यादा लगेंगे, और उसके अगले के लिए उससे भी ज्यादा लगेंगे। अच्छा, अब इसका उल्टा, इसका उल्टा अगर मैं बोलूं कि साहब बराबर बराबर टाइम में चेक करें, तो बराबर बराबर टाइम में चेक करें तो टेम्परेचर डिफरेंस कम होता जाएगा। मतलब पहले 10 मिनट में अगर 10 डिग्री सेल्सियस कम हुआ था ना, तो अगले 10 मिनट में उससे भी कम होगा, और अगले 10 में उससे भी कम होगा। तो सेम टाइम में टेम्परेचर डिफरेंस कम होता है, और सेम टेम्परेचर डिफरेंस के लिए टाइम हमेशा बढ़ता है। क्यों? क्योंकि टाइम बढ़ने के साथ साथ रेट ऑफ कूलिंग क्या होती है? कम होती है। टाइम बढ़ने के साथ साथ रेट ऑफ कूलिंग कम हो रही है, इसलिए सेम टेम्परेचर डिफरेंस के लिए टाइम बढ़ेगा और सेम टाइम में टेम्परेचर डिफरेंस कम होगा। ठीक है, मैं भी न्यूमेरिकली बताता हूं आपको ये चीज। ठीक है, अच्छा एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है इसमें, है ना। दो दोस्त थे साहब, कॉफी पीने गए, दो दोस्त कॉफी पीने गए, है ना, कॉफी का ऑर्डर दे दिया साहब। अब तीसरे दोस्त का फोन आया कि साहब मैं भी आ रहा हूँ, मेरी भी कॉफी ऑर्डर कर दो। कर दी साहब ऑर्डर, उसकी भी कॉफी ऑर्डर कर दी। अब क्या होता है साहब, तीसरे दो भाई दो दो पॉसिबिलिटी है आपके सामने। एक तो होता है कि कॉफी को वैसे के वैसे रखते हैं, है ना। एक दोस्त ने क्या किया, कॉफी को वैसे के वैसे रख दिया, और एक दोस्त ने कॉफी में क्या किया, पाउडर मिला दिया, है ना। अब बताओ जब तीसरा दोस्त आएगा तो किसकी कॉफी ज्यादा गर्म मिलेगी? देखो दो ऑप्शन दिए मैंने, एक दोस्त ने कॉफी में कुछ नहीं मिलाया, कॉफी आई ऐसी कैसी रख दी, और दूसरे दोस्त ने क्या किया, कॉफी में पाउडर मिला दिया, है ना। अब तीसरा दोस्त जब आएगा तो बताओ किसकी कॉफी ज्यादा गर्म मिलेगी? जिसने ऐसे ही रखा उसकी, या जिसने पाउडर मिलाया उसकी? किसकी कॉफी ज्यादा गर्म मिलेगी? जिसने पाउडर मिलाया उसकी, या जिसने ऐसे ही रखा था उसकी? जिसने पाउडर मिलाया उसकी, जिसने पाउडर मिलाया ना उसकी कॉफी ज्यादा गर्म मिलेगी। इसको दो तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। कैसे? अगर पाउडर मिला दिया तो भैया उसने क्या किया, शील्डिंग कर दी, शील्डिंग कर दी, तो जिस सरफेस एरिया से रेडिएशन निकलते थे ना, वो रेडिएटिंग एरिया कम कर दिया, और रेडिएटेड एरिया कम कर दिया तो रेट ऑफ कूलिंग कम होगी। अबे रेट ऑफ हीट लॉस कम हो गया, रेट ऑफ कूलिंग कम हो गई, रेट ऑफ कूलिंग कम होगी तो ठंडे होने की रेट कम हो गई, इसलिए उसकी कॉफी सेम, उसका टेम्परेचर सेम टाइम में कम डिक्रीज होगा, सेम टाइम में कम डिक्रीज होगा, समझ रहे हो। और जिसने शील्डिंग नहीं करी थी, जिसका ओपन सरफेस एरिया था, उसका रेट ऑफ हीट लॉस ज्यादा, रेट ऑफ कूलिंग ज्यादा, तो उसकी कॉफी जल्दी ठंडी होगी।
या इसको ऐसे भी समझाते हैं कि साहब पाउडर मिला के हिला दिया, अगर मिला दोगे तो मिलाने पे टेम्परेचर कम हो जाता है, और टेम्परेचर कम हो जाएगा तो रेट ऑफ कूलिंग भी कम हो जाएगी, और रेट ऑफ कूलिंग कम हो जाएगी तो सेम टाइम के बाद क्या होगा, टेम्परेचर कम डिक्रीज होगा। ठीक है, तो भैया ये मैथमेटिकल बात करी। चलो उसको इस बात को क्वेश्चन से करते हैं, बनाओ क्वेश्चन। देखो ये बोल रहा है कि 10 मिनट में 90 से 80 हो गया। देखना क्वेश्चन, देखना 10 मिनट में 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस हो गया 10 मिनट में, है ना, और सराउंडिंग का टेम्परेचर है 25। अब बोल रहा है 80 से 70 होने का टाइम बताओ। 80, देखो सेम टेम्परेचर डिफरेंस का टाइम पूछ रहा है आपसे, सेम टेम्परेचर डिफरेंस का टाइम। बोलो बोलो बोलो, ऑब्जेक्टिव जुगाड़ लगाएं। चलो पहले ऑब्जेक्टिव जुगाड़ लगाए, आंसर 10 मिनट से ज्यादा आना चाहिए, आंसर 10 मिनट से ज्यादा आना चाहिए, तो ये दो ऑप्शन तो कैंसिल हो गए, ये दो ऑप्शन तो कैंसिल हो गए। अब दो बचे साहब, बताओ साहब, अगर एक ही ऑप्शन होता तो हम बच जाते सॉल्व करने से, अगर एक ही ऑप्शन होता ना तो सॉल्व करने से बच जाते, है ना। लेकिन तुम्हें पता है पेपर मैं बताऊं, पेपर मैं बनाऊंगा, और जब पेपर मैं बनाऊंगा तो तुम्हारे सारे जुगाड़ फेल करूंगा, है ना, तो सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। चलो सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करते हैं तो देखो एक इंटरवल के लिए फॉर्मूला लगाना है, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, θ1 माइनस θ2 अपॉन टी बराबर के, θ1 प्लस θ2 बाई 2 माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर, ये लगाओगे ना। लेकिन अब मेरे पास दो दो वेरिएबल है, एक तो टाइम और एक के, एक तो टी है और एक के है ना, तो एक दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी, एक टाइम के लिए एक के लिए, है ना। तो एक पहले इंटरवल से बनाओ, एक दूसरे इंटरवल से बनाओ, एक तो पहले इंटरवल पे लगाओ और एक दूसरे इंटरवल पे लगाओ। चलो पहले इंटरवल पे लगाता हूँ, क्या बोलेंगे, 90 माइनस 80 डिवाइड बाय 10 बराबर के, ये होगा 90 प्लस 80 बाई 2 माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर, ये लो एक इक्वेशन। दूसरा वहां लगाओ साहब, 80 माइनस 70 बाई टाइम बराबर के, ये होगा 80 प्लस 70 बाई 2 माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर, ये लो दो इक्वेशन बना दी मैंने, दो इक्वेशन बना दी, दो वेरिएबल थे, दो इक्वेशन बना दी, एक पहले इंटरवल से एक दूसरे इंटरवल से। अब के तो निकालना ही नहीं है ना अपने को, के पूछा ही नहीं, वैसे टाइम पूछ रहा है तो मैं के क्यों निकालूं, डिवाइड कर दो इसको, डिवाइड कर दो, ये इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। अब मैं डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, ये आएगा लेफ्ट हैंड साइड में 10 बाई 10, ये 10 बाई टी बराबर साहब ये के, ये 90 प्लस 80 170, 170 बाई 2, है ना, ये 170 बाई 2 तो कितना हो गया साहब, ये 170 बाई 2 आपके पास हो गया साहब कितना, 85 माइनस 25, 85 माइनस, मतलब कुल मिला के डिवाइड करो, सॉल्व करो, टाइम आएगा 12 मिनट्स। हाँ सॉल्व मुझसे करवा रहे हो ना, टाइम नहीं है सॉल्व करने का मेरे पास आज। चलो आंसर आएगा 12 मिनट, है ना। मैं ऑब्जेक्टिव जुगाड़ बताया आपको भैया, कई बार ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि एक ही ऑप्शन से आंसर आ जाता है, सॉल्व नहीं करना पड़ता, है ना। ये डिवाइड कर लो, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करो, सॉल्व करो, आंसर 12 मिनट। ठीक है, सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली वेरायटी है ये, सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली वेरायटी। चलो एक और हाथ साफ करो, एक और हाथ साफ करो, देखो देखो क्वेश्चन बोल रहा है 40 से, सॉरी 60 से 40 हुआ, 60 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस हुआ कितने टाइम में, 7 मिनट में, है ना। अब बोल रहा है कि अगले 7 मिनट के बाद बताओ टेम्परेचर कितना होगा। देखो साहब अगले 7 मिनट के बाद टेम्परेचर, अब अगर मैं ऑब्जेक्टिव जुगाड़ लगाता हूँ, ऑब्जेक्टिव जुगाड़ लगाता हूँ, तो मुझे बताओ कि पहले 7 मिनट में 10 डिग्री सेल्सियस कम हुआ है, तो भैया अब 10 तो काम नहीं होगा, अब तो 10 से कम ही कम होगा। अब 10 से, सॉरी पहले 20 कम हुआ है, 20 कम हुआ है, तो 20 से तो कम ही कम होगा, मतलब आंसर, फाइनल टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा आएगा, फाइनल टेम्परेचर 20 से ज्यादा आएगा तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखो, 20 से ज्यादा आएगा तो ये तो आ ही नहीं सकता और ये भी नहीं आ सकता, दो ऑप्शन तो कैंसिल हो गए, दो ऑप्शन तो कैंसिल हो गए। भाई 40 तो अभी है, 48 कहां से हो जाएगा, बढ़ थोड़ी रहा है, घट रहा है। और दूसरा तुम्हें पता है कि 18 आ ही नहीं सकता, है ना, भाई 20 से ज्यादा ही आने वाला है, तो 20 से ज्यादा वाले दो ऑप्शन है। और आपको बता दूं भाई ऐसा थोड़ी होगा कि 7 मिनट में 38 ही कम हो, है ना, तुक्का मार रहा हूं मैं, तुक्का थर्ड आएगा, देख लेना आंसर थर्ड आएगा, क्योंकि यार पहले 7 मिनट में अगर 20 घटा है तो 20 नहीं तो कम से कम 10 तो घटाओ यार, है ना। ये तो 38 ला रहा है, 2 डिग्री घटा रहा है, तो आंसर थर्ड आने वाला है। चलो सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। सराउंडिंग टेम्परेचर कितना है, 10, है ना। तो पहले फर्स्ट इंटरवल पे लगाओ साहब न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, 60 माइनस 40 डिवाइड बाय 7 बराबर के, 60 प्लस 40 बाई 2 माइनस 10, ये पहले इंटरवल के लिए। दूसरे इंटरवल के लगाए 40 माइनस थीटा डिवाइड बाय 7 बराबर के, ये होगा 40 प्लस थीटा बाई 2 माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर, बन गए दो।
डिवाइड कर दो इसे, डिवाइड, है ना, ये k से k कैंसिल हो जाएगा, थीटा नॉट, ये थीटा का वैल्यू आ जाएगा। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, सॉल्व करो, ये ऊपर हो गया 20/7, ये नीचे 40 माइनस थीटा बाय 7, ये k, है ना, ऊपर ये 40 प्लस 60 50, 50 माइनस 10 डिवाइडेड बाय ये k, ये आ गया 40 प्लस 10 माइनस 20/2, सॉल्व करें, बाई 7 से बाई 7 कैंसिल, 20/40 माइनस थीटा, k से k कैंसिल, ऊपर आ गया 40 और 2 80, नीचे कितना हो गया साहब, ये 30, 30, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो ये 60 बराबर कितना होगा साहब, 8 इंटू 40 माइनस थीटा, है ना, सॉल्व करो, ये 60 बराबर 320 माइनस 8 थीटा, तो 8 थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 320 माइनस 60, है ना, भाई कैलकुलेशन चेक कर लो, कैलकुलेशन चेक कर लो, ठीक है, 28 आएगा, 28, ये कितना हो गया आपके पास, भाई डिवाइड करो, सॉल्व करो, हाँ डिवाइड करो, ये सॉल्व करो, कैलकुलेशन चेक करो, एक मिनट, 40 डिवाइड बाई 2 तो 80 हो जाएगा ना, 80 डिवाइड बाई कितना है, 30, सही तो है, 20/7, 40 माइनस 30, सराउंडिंग टेम्परेचर 10 दिया ना, 10, सराउंडिंग टेम्परेचर 10, सॉल्व करो, 28 आ जाएगा, कैलकुलेशन चेक करो, कैलकुलेशन चेक करो इसकी, 28 आ जाएगा, तुम्हारे भरोसे, कैलकुलेशन तुम्हारे भरोसे, आंसर आएगा थीटा का वैल्यू 28 डिग्री सेल्सियस, कर लोगे तुम, पूरी उम्मीद है मुझे, ठीक है, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हो गया 28, 28, एक और लो, मतलब पहले ऑब्जेक्टिव जुगाड़ लगा लिया करो, अगर सेम टेम्परेचर डिफरेंस में टाइम बोले तो बढ़ेगा, और सेम टाइम में टेम्परेचर डिफरेंस बोले तो घटेगा, घटेगा, ऑब्जेक्टिव जुगाड़ लगाओ, क्या बुराई लगाने में, अगर हो सकता है ऑप्शन से आंसर मिल जाए, ठीक है, चलो एक और हाथ साफ करो, भाई जरूर थोड़ी बराबर बराबर दे, कुछ और भी दे सकता है ना, आ जाओ, इनिशियल टेम्परेचर 80 था, है ना, इफ इट्स टेम्परेचर फॉल टू 64 डिग्री सेल्सियस इन 5 मिनट्स, ये टाइम दे रहा है 5 मिनट, एंड इन 10 मिनट टू 52, अच्छा 10 मिनट में 52 हो गया, 10 मिनट में 52 हो गया, लो साहब, अब बोल रहा है कि साहब टोटल ये नेक्स्ट 10 मिनट नहीं बोल रहा, अगला 5 मिनट ही होगा साहब, ये लो, ये बोल रहा है 52 हो गया, अब बोल रहा है सराउंडिंग टेम्परेचर बताओ, ये बोल रहा है सराउंडिंग टेम्परेचर बताइए साहब कितना होगा, तो भैया दो दो वेरिएबल हैं, दो इक्वेशन बना लो, एक पहले इंटरवल से, देखो 80 से 64 हुआ, है ना, एक इक्वेशन बन गया, सराउंडिंग नहीं पता मान लो x है, सराउंडिंग मान लो x है, दूसरा, ये पहले पहले इंटरवल से बन गया, अब दूसरे इंटरवल में 52 हो गया साहब, है ना, 10 मिनट में, टोटल 10 मिनट में 52, कहां से, 80 से 52 10 मिनट में, लो साहब एक इक्वेशन यहां से बन गया, डिवाइड कर दो दोनों इक्वेशन को, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करोगे, सॉल्व करोगे, ये आ जाएगा साहब x बराबर कितना, ये x बराबर आ गया 24, x बराबर 24, ठीक है, ये 24 आ गया, समझ रहे हो ना, ठीक है, इक्वेशन है, सॉल्व करना पड़ेगा, तुम्हारे भरोसे छोड़ रहा हूं मैं, 24 डिग्री सेल्सियस, कर लोगे भाई, कंचा पकड़ में आ गया, कहाँ लगाना है ये, कहाँ लगाओगे भाई, अभी यहाँ 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 तो पता है कि न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग के एप्लीकेशन पार्ट बता रहा हूँ, तो यहाँ तो लगाओगे ही लगाओगे, क्यों लगाओगे इसका कारण समझ गया ना, ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, एक है इसका एप्लीकेशन पार्ट, रुक ना एक पेज जोड़ दूं मैं, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का एक एप्लीकेशन पार्ट है ना, एक पेज में जोड़ दूं, रुकना, स्लाइड जोड़ दूं, एक स्लाइड जोड़ रहा हूँ, रुकना, है ना, दोबारा शेयर करता हूँ, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का एप्लीकेशन पार्ट है, बस न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी जो लिक्विड है ना, उसकी स्पेसिफिक हीट निकाल सकते हैं, एक्सपेरिमेंट है, एक एक्सपेरिमेंट है, किसी भी लिक्विड का स्पेसिफिक हीट निकालना है ना, तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग से हम निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, ये देखना साहब, है ना, एक एक्सपेरिमेंट है, आ गई पीपीटी, आ गई, देखो देखो पीपीटी आ गई, अरे पीपीटी आ गई ना, देखो देखो, एक एक्सपेरिमेंट है, देखना, एक्सपेरिमेंट है, टू कैलकुलेट टू कैलकुलेट स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड, ये एक्सपेरिमेंट है, किससे, फ्रॉम न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग,
न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी, अच्छा सिर्फ लिक्विड की बात कर रहा हूं, गैस की नहीं, गैस की नहीं, सॉलिड की नहीं, किसी गैस की नहीं, सॉलिड की नहीं, सिर्फ लिक्विड की। ठीक है, अब कैसे निकालते हैं इसको, इसको समझो आप, एक्सपेरिमेंट क्या है। क्या कहते हैं, पहले एक बर्तन में हम नॉन लिक्विड को रख के एक्सपेरिमेंट करते हैं, नॉन लिक्विड, है ना। अब नॉन लिक्विड क्या है, सब वाटर है, कुछ नहीं बोले तो वाटर है। और उसी बर्तन में फिर अननोन लिक्विड को रख के एक्सपेरिमेंट करते हैं। सुनना मेरी बात, पहले नॉन लिक्विड को रख के एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर उसी बर्तन में अननोन लिक्विड को रख के एक्सपेरिमेंट करते हैं। अच्छा, बर्तन सेम लेने का पर्पस क्या है, बर्तन सेम लेने से क्या फायदा होगा। देखो, बर्तन सेम लेंगे ना तो समझ सकते हो, दोनों केस में इमिसिविटी सेम होगी, रेडिएटिंग एरिया भी सेम होगा, जहां से रेडिएशन निकलेंगे ना वो एरिया भी सेम होगा। साथ में दोनों लिक्विड का वॉल्यूम भी सेम होगा, दोनों लिक्विड का वॉल्यूम सेम होगा। साथ में कुछ चीजें हम सेम कर देंगे, है ना, हम बोलेंगे सेम टेम्परेचर तक गर्म करके रखेंगे, सेम सराउंडिंग में रखेंगे। इतना ही नहीं, सेम टेम्परेचर डिफरेंस तक आने का टाइम निकालेंगे साहब, है ना। ये मान लिया इसका टेम्परेचर पहले T1 था, इसका T2 था, तो हम बोलेंगे साहब ये T1 से T2 तक होने में टाइम कितना लगा, बोले इसको T1 लगा, इसको T2 लगा, ये T1 T2 निकालेंगे, एक्सपेरिमेंटली निकालेंगे अपन T1 T2। सुन लेना मेरी बात, उसी बर्तन में, एक ही बर्तन में पहले नॉन लिक्विड को लेके एक्सपेरिमेंट किया, फिर अननोन लिक्विड को लेके एक्सपेरिमेंट किया। बर्तन सेम लेने का क्या क्या फायदा मिलेगा, रेडिएटिंग एरिया सेम मिलेगा, इमिसिविटी सेम मिलेगा, वॉल्यूम सेम मिलेगा, इवन वाटर इक्विवेलेंट भी सेम मिलेगा, वाटर इक्विवेलेंट भी सेम मिलेगा। ठीक है, वाटर इक्विवेलेंट भी सेम मिलेगा। हम क्या करेंगे, हम इसको सेम टेम्परेचर तक गर्म करके रखेंगे, सेम सराउंडिंग में रखेंगे, और सेम टेम्परेचर डिफरेंस के लिए टाइम निकालेंगे, सेम टेम्परेचर डिफरेंस के लिए टाइम निकालेंगे एक्सपेरिमेंटली। और उस टाइम के बेस पर हम पता लगाएंगे कि किसकी स्पेसिफिक ज्यादा, किसकी कम। सुनना मेरी बात, सुनना, यहां पर फटाफट बोलो। अगर मैं जाता हूं रेट ऑफ हीट लॉस, रेट ऑफ हीट लॉस क्या बोलते थे, ई ए सिग्मा टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। मुझे बताओ दोनों लिक्विड के लिए टी सेम है कि नहीं, दोनों लिक्विड का टी सेम है, दोनों का टी नॉट सेम है, दोनों का सरफेस एरिया भी सेम है, इमिसिविटी भी सेम है। तो बताओ रेट ऑफ हीट लॉस सेम होगा कि नहीं होगा, रेट ऑफ हीट लॉस सेम होगा कि नहीं होगा। तो नॉन और अननोन लिक्विड के लिए, नॉन लिक्विड और अननोन लिक्विड दोनों के लिए रेट ऑफ हीट लॉस का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। नॉन और अननोन लिक्विड के लिए रेट ऑफ हीट लॉस आपको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। अब रेट ऑफ हीट लॉस होता क्या है, मैं डीक्यू, अगर मैं टेम्परेचर की फॉर्म में बोलूं तो टेम्परेचर की फॉर्म में क्या बोलेंगे, टेम्परेचर की फॉर्म में बोलेंगे एमएस डेल्टी। रुकना, अब एक बात सुनना, अगर मैं खाली लिक्विड की बात करता हूं तो लिक्विड का मास, लिक्विड की स्पेसिफिक हीट, लिक्विड का टेम्परेचर डिफरेंस। लेकिन साथ में बर्तन की भी बात करें तो बर्तन का टेम्परेचर तो बदलेगा ना, तो डब्ल्यू डेल्टी लोगे, बर्तन के लिए लोगे वाटर इक्विवेलेंट इनटू डेल्टी। मतलब मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा साहब पहले नोन का मास m1, नोन की स्पेसिफिक हीट C1, प्लस बर्तन के लिए W, इसको बोलेंगे dt अपॉन dt। ये समझ पा रहे हो मैं क्या लिख रहा हूं, है ये समझ पा रहे हो क्या लिख रहा हूं। ये नोन का मास मान लो m1 और अननोन का मास मान लो m2। ठीक है, अननोन के लिए M2, C2, बर्तन वही है तो W सेम होगा। देखो ये टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइड बाय dt। अब आप देखो, गौर करो, आपने खुद ने बोला है कि भैया ये नोन के लिए सेम टेम्परेचर डिफरेंस का जो टाइम है ना, नोन के लिए सेम टेम्परेचर डिफरेंस का टाइम T1 है और अननोन के लिए वही T2 है। तो रिजल्ट क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, देखो dt से dt कैंसिल, M1 C1 प्लस W अपॉन T1 बराबर M2 C2 प्लस W डिवाइड बाय T2। होगा कि नहीं होगा, ये कंडीशन बन रहा है साहब, है ना। अब इससे क्या है, नोन का स्पेसिफिक हीट हमें पता है, अननोन का स्पेसिफिक हीट अपन निकाल सकते हैं, नोन का स्पेसिफिक हीट पता है, अननोन का निकाल सकते हैं, है ना। ये C2 बराबर क्या बोल देंगे, C2 बराबर बोलेंगे साहब ये T2 अपॉन T1 M1 C1 प्लस W, है ना, ये माइनस W डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा M2, डिवाइडेड बाय M2, है ना, ये डिवाइडेड बाय M2। ये लो, अननोन लिक्विड का स्पेसिफिक हीट आपके पास आ गया, ये आ गया स्पेसिफिक हीट ऑफ अननोन लिक्विड। बात पकड़ में आ रही है, अननोन लिक्विड का स्पेसिफिक हीट। अच्छा, कई बार वाटर इक्विवेलेंट नहीं देते, कई बार क्वेश्चन में बर्तन की बात ही नहीं करते। अगर वाटर इक्विवेलेंट 0 है तो कंडीशन बन जाएगा M1 C1 अपॉन T1 बराबर M2 C2 अपॉन T2, है ना। नोन का हमें, नोन जनरली वाटर देंगे आपको, नोन जनरली वाटर देंगे तो अननोन का आंसर आप बना लोगे ना। अननोन कौन हो गया, C2 हो गया भाई, C1 हमें पता है तो C2 आप निकाल सकते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट से अननोन लिक्विड का स्पेसिफिक हीट आप बता सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है, ग्राफ वाला बनता है। ग्राफ आपको बताया कि कोई भी बॉडी अगर रेडिएशन मेथड से ठंडी होगी
तो उसका टेम्परेचर टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली कम होगा, है ना। अभी थोड़ी देर पहले बताया आपने, टेम्परेचर टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली कम होगा। अगर टेम्परेचर टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली कम होगा तो इस कर्व का स्लोप क्या होगा? स्लोप को मैथमेटिकली बोलोगे dt अपॉन dt, है ना। ये तो रेट ऑफ कूलिंग हो गया। अब ये तो रेट ऑफ कूलिंग हो गया, है ना। अब रेट ऑफ कूलिंग हो गया तो रेट ऑफ कूलिंग क्या दुनिया के सभी अगर मैं आपसे बात करूं तो भैया मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करता था, याद करो। मैं अगर तुम्हें बताऊं तो ई ए सिग्मा टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4 अपॉन एम इंटू सी, याद आ रहा है आपको? चलो टी सेम है, टी एस सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन क्या स्पेसिफिक हीट सेम होगा क्या? अगर मैं एक नॉन लिक्विड के लिए ग्राफ बनाऊं और एक मैं अननोन लिक्विड के लिए ग्राफ बनाऊं, तो क्या दोनों के लिए ग्राफ सेम मिलेगा क्या? अरे नोन और अननोन का ग्राफ सेम मिलेगा क्या? ठीक है, नोन और अननोन का ग्राफ सेम नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों की स्पेसिफिक हीट अलग अलग होगी, है ना। चलो मैंने दो ग्राफ बनाए, ये दो ग्राफ बनाए तुम्हारे सामने, दो ग्राफ, एक C1 और एक C2। आपको बताना है कौन सी स्पेसिफिक हीट ज्यादा है, आपको बताना है कौन सी स्पेसिफिक हीट ज्यादा है। भाई सीधी सी बात है, जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसकी स्पेसिफिक हीट कम होगी, है ना। स्लोप किसका ज्यादा, ये 1 और 2 को देख के बताओ, 1 और 2 में से किसका स्लोप ज्यादा है? ठीक है, ये स्लोप देख करके पहचानना। मैंने वहां एडियाबेटिक प्रोसेस में भी बताया था आपको, याद करो। एडियाबेटिक का फोटो भी कुछ ऐसे ही बना था, वहां भी मैंने आपको बताया था कि भैया जो ज्यादा झुकेगा उसका ज्यादा होगा स्लोप। ठीक है, तो स्लोप 2 मोर देन क्या मिलेगा, ये मिलेगा स्लोप 1। इसका मतलब क्या बोलूंगा, इसका मतलब बोलूंगा C2 लेस देन क्या मिलेगा, C1 मिलेगा। मतलब याद रखने का तरीका, ऊपर वाले का स्पेसिफिक हीट ज्यादा होगा, ऊपर वाले का स्पेसिफिक हीट क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, अब एआईपीएमटी में क्वेश्चन आया हुआ ऐसा, एआईपीएमटी में क्वेश्चन था, एक तो बोला था फोटो ऑयल का है और एक फोटो बोला था वाटर का है। ऐसे फोटो बना के दिया टेम्परेचर और टाइम का, है ना। दो फोटो बना के दिए साहब, दो कूलिंग कर्व बना के दिए। बोल रहा है साहब ये ए और बी। अब बोल रहा है कि इनमें से बताओ कौन ऑयल है और कौन वाटर है। बताओ साहब कौन सा ऑयल और वाटर, है ना, इनमें से कौन सा ऑयल होगा और कौन सा वाटर होगा। आपको बता दूं दुनिया में सबसे ज्यादा स्पेसिफिक हीट लिक्विड्स में वाटर की होती है। मैक्सिमम सी का वैल्यू मैक्सिमम होता है फॉर वाटर, फॉर वाटर। अब मुझे बताओ, अगर मैक्सिमम सी वाटर का होता है तो वाटर जिसका स्पेसिफिक हीट ज्यादा है उसका कर्व ऊपर बन रहा है, आपने खुद ने देखा। जिसका स्पेसिफिक हीट ज्यादा है उसका कर्व ऊपर बन रहा है। तो क्या वाटर से ऊपर किसी लिक्विड का कर्व बन सकता है क्या? अगर मैं दुनिया के 10-20 लिक्विड का कर्व बना दूं तो सबसे ऊपर कर्व किसका बनेगा? सबसे ऊपर कर्व वाटर का ही बनेगा। वाटर से ऊपर किसी का कर्व बन ही नहीं सकता। तो भैया ए वाला जो होगा ना वो वाटर होगा, है ना। और बी वाला जो होगा, बी वाला जो होगा वो कौन सा होगा, ऑयल होगा। बी वाला ऑयल होगा, समझ रहे हो भाई? ठीक है, चलो मैं एक और दूं, एक और क्वेश्चन देता हूं, है ना। एक और एआईपीएमटी का आया वो क्वेश्चन, ऐसा ये क्वेश्चन, और कूलिंग कर्व देकर के इमिसिविटी पूछ रहा था सर। कूलिंग कर्व देकर के इमिसिविटी पूछ रहा था, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं। देखो टेम्परेचर और टाइम का कर्व, ये दो कर्व दिए, बोल रहा है एक्स और वाई, एक्स और वाई। बोल रहा है इमिसिविटी कंपेयर करो किसकी ज्यादा है ना। एब्जॉर्टिविटी, इमिसिविटी, ये कंपेयर करो किसकी ज्यादा है। ठीक है, देखो देखो, रेट ऑफ कूलिंग का कर्व दिया हुआ है, इसको देख के पता लग रहा है कि कौन ज्यादा रेट से इमिट करेगा, है ना। भाई सीधी सी बात है, इमिसिविटी किसकी ज्यादा होगी, जो ज्यादा रेट से इमिट करेगा, है ना। देखो कौन ज्यादा रेट से इमिट कर रहा है, ऊपर वाला कि नीचे वाला? अरे ऊपर वाला ज्यादा इमिट कर रहा है कि नीचे वाला ज्यादा इमिट कर रहा है? नीचे वाला ज्यादा इमिट कर रहा है। अबे नीचे वाला ज्यादा इमिट कर रहा है, नीचे वाले की इमिशन रेट ज्यादा है। सेम टाइम में टेम्परेचर कब ज्यादा डिक्रीज हो रहा है उसका, देख लो, है ना। सेम टाइम में उसका टेम्परेचर ज्यादा डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब नीचे वाले ने ज्यादा इमिट किया, और जिसकी इमिशन रेट ज्यादा होगी उसकी इमिसिविटी ज्यादा होगी ना, सीधी सी बात है। यानी मैं बोलूंगा ई वाई मोर देन क्या होगा, ई एक्स। अच्छा, जिसकी इमिसिविटी ज्यादा उसकी एब्जॉर्टिविटी भी ज्यादा होगी, तो ए वाई मोर देन क्या बोलेंगे, ए एक्स। ठीक है, ये भी एआईपीएमटी में आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसे कंपैरिजन करवाया था। ठीक है, तो भैया ये यहाँ पर लॉ ऑफ रेडिएशन पढ़ रहे थे अपन, तो ये एप्लीकेशन पार्ट बताया मैंने, है ना। थियोरेटिकल क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग से आप किसकी स्पेसिफिक हीट निकाल सकते हो, सॉलिड की, लिक्विड की, गैस की, या सबकी? किसकी निकालोगे? सॉलिड की, लिक्विड की, गैस की, या सबकी? ओनली लिक्विड, है ना। नॉन लिक्विड में जनरली वाटर दे देंगे आपको, तो वाटर की स्पेसिफिक हीट आपको पता है, तो ये फॉर्मूला बना दिया मैंने, है ना, ये फॉर्मूला बना दिया मैंने। ठीक है, चलो अब एक यहाँ पर नेक्स्ट जो कंसेप्ट बचा है वो बचा हुआ है साहब स्पेक्ट्रल। ये लो, मैंने गलत पेज पे काम कर दिया, एक पेज मैंने कहाँ जोड़ा यार, पेज कहाँ जोड़ा था? अच्छा, पेज यहाँ जोड़ा, काम मैंने उस पर कर दिया। मैंने पेज तो यहाँ अटैच किया और काम उस पर कर दिया। चलो अब मैं क्या करूं बताओ, दोबारा लिखूं या इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे? इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
इसका स्क्रीनशॉट ले लो, शॉट ले लो, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, हाँ रब नहीं कर रहा हूँ, रब नहीं कर रहा हूँ, जो लिखा हुआ था वो मैं खाली पेज पे लिख दूंगा, है ना। रब नहीं करूंगा, जो लिखा हुआ है मैं वो खाली पेज पे लिख दूंगा, है ना। मैं खाली पेज पे लिख दूंगा, इसको रब नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, लो साहब, अब ये खाली पेज पे मैं लिख रहा हूँ, एक पेज पीछे का, है ना। जो पीछे लिखा होना चाहिए था वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। हाँ, हैंड आउट में मिल जाएगा, हैंड आउट में मिल जाएगा, घबराओ मत, है ना। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ साहब, पूरा पता हो जाता है, वे उसके पीछे वो लिखा हुआ भी आएगा यार। तुम स्क्रीनशॉट ले ही लो इसका, स्क्रीनशॉट ले ही लो, क्योंकि मैं अगर यहाँ पर जब वो स्लाइड शेयर करूंगा ना तुम्हें, तो ये भी लिखा हुआ आएगा, उस पर ये भी लिखा हुआ आएगा, ये सब लिखा हुआ आएगा, ये सब लिखा हुआ है, ये सब ओवरलैप आ जाएगा, सब ओवरलैप हो जाएगा, ये ओवरलैप, ये ओवरलैप। कॉपी पेस्ट कैसे होता है, इसमें ऑप्शन नहीं है भाई, मैं देखूं एक बार कॉपी पेस्ट का कोई ऑप्शन आता हो इसमें, इसमें कॉपी पेस्ट का कोई ऑप्शन आता हो तो नहीं आ रहा, नहीं आता, इसमें कॉपी पेस्ट का कोई ऑप्शन ही नहीं आता, मतलब ये स्लाइड कॉपी का कोई ऑप्शन नहीं आता है। एक मेरे को बोल रहा है आईटी वालों को बुलाओ, अबे आता ही नहीं ऑप्शन, मेरे को पता है, इतने दिन से पढ़ा रहा हूँ। बोले एक बार और लिख दो सर, वाह मजे ले रहा है तू, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ठीक है चलो, ड्राइव में डालूंगा तो मैं ठीक करके डाल दूंगा, ड्राइव में डालूंगा ठीक करके डाल दूंगा, ठीक है। ड्राइव में मैं दोबारा लिख के डाल दूंगा, ये फिर भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, यहाँ पे मैं ड्राइव में लिख के डाल दूंगा। ठीक है, अब आ जाओ साहब, अब आ जाओ आइडियल ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम पर, ये मैं मिटाने जा रहा हूँ, ये मैं मिटाने जा रहा हूँ। जब मैं ड्राइव में डालूंगा तो मैं अलग से पेज पे लिख करके डाल दूंगा, अलग से पेज पर भी लिख करके डाल दूंगा। ठीक है, आओ साहब, अब सबसे पहले यहाँ पर नेक्स्ट, एक मिनट मिटा दूं उसको मैं, इसको मैं रब कर दूं, ये लो, मिटाया जाए इसको। अबे मिट भी नहीं रहा, क्या हो रहा है, मिटना बंद हो गया, अच्छा धीरे धीरे मिटता है। मैं दोबारा लिख करके भेज दूंगा आपको, ये मिट क्यों नहीं रहा भाई, अब ये मिटता क्यों नहीं है। अच्छा, रिमूव ऑल लिंक कर दूंगा तो पिछले पेज भी उड़ जाएंगे भाई, अगर रिमूव ऑल लिंक कर दिया ना मैंने, तो पिछले पेज जो मैंने लिखा था वो भी उड़ जाएंगे। हाँ लो, आओ आओ नेक्स्ट, अब आ जाओ साहब, लास्ट जो कंसेप्ट बचा हुआ है, दो कंसेप्ट बचे हुए हैं, एक तो आइडियल ब्लैक बॉडी का स्पेक्ट्रम और एक सोलर कांस्टेंट। सुनते जाओ मेरी बात, सुनते जाओ, मैं मिटाता जा रहा हूं तो मेरी बात सुनते जाओ। देखो, आइडियल ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम के बारे में बताऊं तो भैया ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनता है। मैंने पहले ही बताया था कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कौन से होते हैं, मैंने पूरी फिजिक्स के एग्जांपल दिए थे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम के, याद करो। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम के एग्जांपल कौन से थे, है ना। एक बताया था मैक्सवेल का वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, है ना, और एक बताया था मैंने कंटिन्यूअस एक्सरे का कर्व, और तीसरा मैंने बताया था आपको आइडियल ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम। अच्छा, ये कंटिन्यूअस क्यों बोलते हैं इनको, इनको कंटिन्यूअस इसलिए बोलते हैं कि भैया ये जीरो से इनफाइनाइट रेंज के सारे रेडिएशन इमिट करते हैं, जीरो से इनफाइनाइट रेंज के सारे रेडिएशन इमिट करता है, इसलिए इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, समझ रहे हो। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं साहब इसका कर्व कैसा बनेगा, देखो। नेक्स्ट आइडियल ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम बताने जा रहा हूं आपको, है ना, इसको बोलते हैं साहब कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ये किसने बताया था, ये बताया था साहब ल्यूमरन एंड प्रिंगशेम, मैथमेटिकली प्लैंक ने एक्सप्लेन किया था। घबराओ मत, ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं आते कि डिस्कवर्ड बाय। ये कर्व देखो ऐसा बनता है, गौर से देखो, जीरो से इनफाइनाइट के बीच में ये कर्व जा रहा है, जीरो से इनफाइनाइट के बीच में कांस्टेंट टेम्परेचर पर, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर जीरो से इनफाइनाइट के बीच में एक कर्व बनता है। ठीक है, याद करो, ऐसा का ऐसा ही वो वेलोसिटी वाला कर्व भी ऐसा ही बना था, याद करो, मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ये मैं बता रहा हूं आपको, कंटिन्यूअस एक्सरे पढ़ोगे ना तो वहां भी ऐसे ऐसे ही कर्व बनता है। अब ये कर्व है किसके बीच में, ये कर्व है आइडियल ब्लैक बॉडी की स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर, आइडियल ब्लैक बॉडी का स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर और वेवलेंथ। स्पेक्ट्रम का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूं तुम्हें, स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है, किसी भी रेडिएशन को उनके कलर, उनके वेवलेंथ, उनके फ्रीक्वेंसी के सिस्टमेटिक ऑर्डर में अरेंज करना। कलर, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी के सिस्टमेटिक ऑर्डर में अरेंज करने को क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम लेना। तो भैया वेवलेंथ के ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं अपन, किसको, एनर्जी को। ये एनर्जी ना बोल के इंटेंसिटी बोल रहे हैं साहब, ये आई लैम्डा, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन।
रेडिएशन की इंटेंसिटी को उनके वेवलेंथ के ऑर्डर में अरेंज करोगे तो ग्राफ बनेगा कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, क्योंकि जीरो से इनफाइनाइट, आइडियल ब्लैक बॉडी जीरो से इनफाइनाइट रेंज के सारे रेडिएशन इमिट करता है। जब सब इमिट करेगा तो ये कहीं पे ब्रेक होगा ही नहीं, और जब कहीं ब्रेक होगा ही नहीं तो ये डिसकंटिन्यूअस नहीं, ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलेगा। ये बनाया हमने कांस्टेंट टेम्परेचर पर। ठीक है, अब रुकना, छोटी छोटी बातें करता हूं। अगर मैं यहां पर बात करूं इसका एरिया, मैं इसके एरिया की बात करूं, सुनना मेरी बात। एरिया का मतलब इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है वाई डी एक्स। अब वाई एक्सिस पर ई लैम्डा, एक्स एक्सिस पर डी लैम्डा, मैथमेटिकली होगा ई लैम्डा डी लैम्डा। रेंज क्या होगी? रेंज होगी जीरो से इनफाइनाइट, इसकी रेंज होगी जीरो से इनफाइनाइट, है ना, रेंज जीरो से इनफाइनाइट। बात समझ रहे हो साहब? अब ई लैम्डा डी लैम्डा रेंज जीरो से इनफाइनाइट, तो समझ सकते हो ये क्या बन गया? ये बन गया साहब इमिसिव पावर ऑफ आइडियल ब्लैक बॉडी। याद आ रहा है आपको? अरे मैंने बताया था एक फिक्स रेंज हो, एक फिक्स रेंज हो तो वो क्या होता है? एक फिक्स रेंज है तो ई लैम्डा, और अगर वो रेंज जीरो से इनफाइनाइट कर दे तो ई बन जाता है ना। वही स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर और नॉर्मल इमिसिव पावर में रिलेशन बताया था मैंने आपको। तो कुल मिला के क्या बोलेंगे साहब, है ना, ये पूरा एरिया निकाल दो, जीरो से इनफाइनाइट तक का पूरा एरिया। तो एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन, एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन, बिटवीन E lambda and lambda, E lambda, lambda curve and lambda axis, and lambda axis is equal to emissive power of ideal black body, emissive power of IBB। कंसेप्ट पकड़ में आ गया? इसका एरिया, है ना, IBB की इमिसिव पावर को बताएगा, है ना। अब सीधे सीधे आसान भाषा में बोलो, है ना, अगर ये इमिसिव पावर है तो स्टीफन लॉ क्या बोलता है? स्टीफन लॉ बोलता है ये प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4 होगा। यानी इसका जो एरिया है ना, वो एरिया टेम्परेचर की फोर्थ पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कंसेप्ट पकड़ में आ रहा है साहब? एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ कंप्यूटर, फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर। समझ में आ रहा है सबको? अब ये पहली बात, पहला पॉइंट तो ये क्लियर हो गया। पहला पॉइंट तो समझ में आ गया ना? अरे फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया ना भाई? अरे हाँ, ना बोलो यार, है ना। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होगा, सबको पता है, और इसका एरिया किसको बताएगा? इमिसिव पावर, है ना, आइडियल ब्लैक बॉडी की इमिसिव पावर। हम बोलेंगे एरिया इज, एरिया बराबर सिग्मा टी की पावर 4, एरिया बराबर सिग्मा टी की पावर 4, ये देख सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट क्या बताया, है ना, ये एरिया आ गया सिग्मा टी की पावर 4। तो अगर मैं अलग अलग टेम्परेचर पे कर्व बनाऊंगा अलग अलग बनेंगे, अलग अलग टेम्परेचर पे कर्व बनाऊंगा ना तो अलग अलग बनेंगे। एक पॉइंट और पता लगता है इससे, एक पॉइंट और पता लगता है कि भैया ये जो आ रहा है ना, ये क्या आ रहा है? ये ई लैम्डा मैक्स आ रहा है, ये मैक्सिमम इमिसिव पावर आ रही है साहब, मैक्सिमम। तो जो मैक्स, देखो नॉर्मल इमिसिव पावर क्या होती है? नॉर्मल इमिसिव पावर होती है प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4। इन्होंने बोला कि जो ई मैक्स होती है ना, ई मैक्स, वो होती है प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 5। ठीक है, ये मैं बता रहा हूं। आइडियल ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम को देख करके वीन ने दो स्टेटमेंट दिए। वीन वीन ने एक तो दिया साहब वेवलेंथ का रिलेशन, और एक दिया यहां पर मैक्सिमम इमिसिव पावर का रिलेशन। तो मैक्सिमम इमिसिव पावर के लिए बोला टी की पावर 5, नॉर्मल इमिसिव पावर टी की पावर 4 होता है, लेकिन मैक्सिमम इमिसिव पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 5 होता है। ठीक है, तो ये वाला देखो, ये पीक वाला जो पता लग रहा है ना, ये टी की पावर 5 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और जो एरिया होता है, वो एरिया होता है नॉर्मल इमिसिव पावर, है ना, नॉर्मल इमिसिव पावर, ये टी की पावर 4 होगा। ठीक है, ये डिफरेंस क्यों आता है? ये साइंटिस्ट लोगों ने बताया था, एक्सपेरिमेंटली बताया उन्होंने, है ना। तुमसे तुमसे इसका कोई लॉजिक नहीं मांग रहा, कोई रीजन नहीं मांग रहा। इस फोटो को देख करके बताया कि नॉर्मल इमिसिव पावर टी की पावर 4 और मैक्सिमम इमिसिव पावर टी की पावर 5, है ना। अब तुम मुझे एक बात बताओ, क्या स्टीफन ने तुम्हें बताया कि टी की पावर 4 कैसे आया? क्या तुमने ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट पढ़ा जिसमें स्टीफन ने तुम्हें बताया हो कि टी की पावर 4 कैसे आया? एक बच्चा पूछ रहा है सर टी की पावर 5 कैसे आया? वे उसने बोला मान ले चुपचाप, है ना। तूने पहले तो नहीं पूछा कि भैया टी की पावर 4 कैसे आया? फिजिक्स में तू कब से लॉ पढ़ रहा है? ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ता है, एफ इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 1 अपॉन r स्क्वायर, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ इज प्रोपोर्शनल टू q1 q2 1 अपॉन r स्क्वायर। वहां तो तेने नहीं पूछा कैसे आया, अबे आया, साइंटिस्ट ने बताया, मान ले आ गया, है ना। ये बच्चा पूछ रहा है सर ये टी की पावर 5 कैसे आया? अबे आ गया, उसने बोला, हमें मानना पड़ेगा ऐसे आया। समझ रहे हो ना? अरे मेरी बात बात पकड़ में आ रही है ना? याद रखना है, याद रखना है कि नॉर्मल इमिसिव पावर टी की पावर 4 होती है और मैक्सिमम इमिसिव पावर टी की पावर 5 होती है। मतलब मैं टेम्परेचर को डबल करूंगा ना तो नॉर्मल इमिसिव पावर 16 टाइम्स होगी, लेकिन मैक्सिमम इमिसिव पावर 32 टाइम्स होगी, मैक्सिमम इमिसिव पावर 32 टाइम्स होगी। समझ रहे हो ना साहब? तो आ जाओ साहब, एरिया पता लग गया अपने को, मैक्सिमम इमिसिव पावर का पता लग गया।
है ना, एरिया का भी पता लग गया, मैक्सिमम इमिसिव पावर का भी पता लग गया। अब एक चीज और पता लग गई कि अगर हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे, टेम्परेचर चेंज करेंगे तो मैक्सिमम इमिसिव पावर यहाँ पर क्या होगी, चेंज होगी। देखो टेम्परेचर चेंज करोगे तो एरिया बदलेगा, और एरिया बदलेगा तो अलग अलग टेम्परेचर पे ग्राफ कैसा बनेगा, अलग अलग बनेगा। देखो आओ यहाँ पर ग्राफ देखो, ये मैंने 3 टेम्परेचर तुम्हारे सामने लिए, T1 T2 और T3। ये T1 पे ग्राफ, ये T2 पे ग्राफ और ये T3 पे ग्राफ, देख रहे हो, T1 T2 T3। जितना मैं टेम्परेचर बढ़ाता जा रहा हूँ ना, एरिया बढ़ता जा रहा है। देखो देखो देखो, जितना टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ एरिया बढ़ रहा है। आप देखो सबसे ज्यादा एरिया जो है ना, ये ऊपर वाले का, फिर उसके नीचे वाले का, और सबसे कम नीचे वाले का। आप देख रहे हैं A3 मोर देन A2 मोर देन A1, है ना, तो इसका मतलब सीधे पता लग रहा है T3 मोर देन T2 मोर देन T1। समझ पा रहे हो ना, एरिया देखते ही पता लग रहा है, ग्राफ से हमें पता लग रहा है किसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, जिसका एरिया ज्यादा उसका टेम्परेचर भी क्या होगा, ज्यादा। रुको, एक चीज और पता लगती है इस ग्राफ से, इस ग्राफ से एक चीज और हमें क्लियर हो रही है। देखो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं ना अपन, तो ये एरिया तो बढ़ रहा है, मैक्सिमम इमिसिव पावर भी बढ़ रही है, लेकिन इसके कोरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर कम हो रहा है। देखो देखो, और इसके कोरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ कम हो रही है। देखो T1 पर ये लैम्डा मैक्स 1 था, ये T2 पर ये लैम्डा मैक्स 2 आया, और ये T3 पर देखो लैम्डा मैक्स 3 आ रहा है, कम होती आ रही है, देखो कम। मतलब मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, तो वो देखो लैम्डा M3 लेस देन है लैम्डा M2 लेस देन है लैम्डा M1। मतलब हम अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर मैक्सिमम इमिसिव पावर बढ़ेगी, है ना, एरिया भी बढ़ेगा, लेकिन मैक्सिमम इमिसिव पावर के कोरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है ना, ये वेवलेंथ कम होगी। अच्छा, वेवलेंथ कम होगी। अब एक टर्म और होती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जानते हो ना, न्यू अपॉन सी, न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। देखो टेम्परेचर के इफेक्ट बता रहा हूं मैं, ये टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ई मैक्स बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा, लेकिन उसके कोरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। अब इसी को देख करके वीन्स ने नया लॉ बता दिया सब, इसको बोलते हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वीन साहब ने इस फोटो को देख करके, इस कर्व को देख करके लॉ बना दिया कि भैया जो वेवलेंथ होगी ना, वो वेवलेंथ क्या आएगी, वो वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आएगा, है ना। कौन सी वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ या मैक्सिमम इमिसिव पावर के कोरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ, वेवलेंथ कोरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इमिसिव पावर डिक्रीज होगा। ये बोलते हैं लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। अब जब प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे ना, एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आएगा बी, तो ये आएगा साहब, ये बी को बोलते हैं वीन्स कांस्टेंट। ये बी होता है वीन्स कांस्टेंट। ये क्या बन रहा है साहब, वैल्यू, ठीक है, ये लैम्डा एम इंटू टी बराबर बी, तो लैम्डा 1 T1 बराबर लैम्डा 2 इंटू T2। ये बी होता है वीन्स कांस्टेंट, इसका वैल्यू देखो 2.89 इंटू 10⁻³ मीटर इंटू केल्विन होता है। ये होता है मीटर, मिली केल्विन मत मान लेना बच्चे, स्मॉल स्मॉल एम देख करके बोलते हैं साहब मिली, मिली नहीं, मीटर इंटू केल्विन, मीटर इंटू केल्विन, यूनिट भी देख लो, ये मीटर के लिए ये एल, और ये देख सकते हो थीटा। समझ रहे हो ना, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो देखो ये ई मैक्स तो बढ़ेगा, ई मैक्स बढ़ेगा, लेकिन लैम्डा मैक्स क्या होगा, कम होगा। लैम्डा मैक्स क्या होगा, कम होगा। मतलब अलग अलग टेम्परेचर पे ग्राफ बनाएंगे, तो जितना टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, एरिया तो बढ़ता जाएगा, लेकिन उसके कोरस्पॉन्डिंग लैम्डा क्या होगा, घटता जाएगा। बात पकड़ में आ गई भाई, अरे कंसेप्ट पकड़ में आ गया। अच्छा, लेकिन इसका उल्टा अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है ना, इसके उल्टा अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। अगर मैं फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाऊंगा ना, तो न्यू, और देखो फ्रीक्वेंसी का ग्राफ कैसा बनेगा, ये ई लैम्डा और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ अपन बनाए तो कुछ ऐसा बनेगा। ये टेम्परेचर बढ़ाओगे ना, तो देखो फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है ना, ग्राफ फ्रीक्वेंसी का बढ़ा रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी का, समझ रहे हो, ये ई लैम्डा और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, एरिया बढ़ेगा, ई मैक्स बढ़ेगा, यानी ये T2, ये T1, देख सकते हो ये न्यू न्यू M2, ये न्यू M1, तो भैया T2 मोर देन T1, तो न्यू M2 मोर देन न्यू M1। कंसेप्ट पकड़ में आ गया साहब, ठीक है। तो मैक्सवेल का जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व था ना, उसमें एरिया बताता था टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को, याद करो केटीजी। मैक्सवेल का वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में एरिया वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को बताता था, तो वो टेम्परेचर के साथ नहीं बदलते थे, वहां एरिया सेम आता था, वहां एरिया सेम आता था। यहाँ एरिया सेम नहीं आता, यहाँ एरिया टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो भैया अब यहाँ पर वीन लॉ का एप्लीकेशन पार्ट देखो सर, वीन लॉ समझ में आ गया, इसका एप्लीकेशन पार्ट देखो क्या होता है। इसके वीन लॉ से मैं किसी भी तारे का टेम्परेचर पता लगा सकता हूं, किसी भी प्लेनेट का टेम्परेचर पता लगा सकता हूं, मैं दो तारों का टेम्परेचर कंपेयर कर सकता हूं। सुनना, एप्लीकेशन सुन लेना, है ना, ये एप्लीकेशन ऑफ वीन्स लॉ, एप्लीकेशन ऑफ वीन्स लॉ,
ठीक है, अब वीन्स लॉ का एप्लीकेशन बोले साहब, अब वीन्स लॉ का एप्लीकेशन बोले तो पहला एप्लीकेशन है साहब किसी भी स्टार का टेम्परेचर पता लगाने में। कैसे पता लगाएंगे, सुनना मेरी बात, है ना, वहां जाके थर्मोमीटर गाड़ने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि खर्चा करके अपन वहां जाएंगे स्पेसशिप से और वहां जाके थर्मोमीटर गाड़ के टेम्परेचर पता लगाएंगे, नहीं। यहीं बैठेंगे अपन, अर्थ पे बैठेंगे, अर्थ पे बैठ के उनका स्पेक्ट्रम लेंगे, अर्थ पे बैठ करके उनके प्लेनेट के जो रेडिएशन अर्थ पे आ रहे हैं ना उसका स्पेक्ट्रम बनाएंगे, है ना। अब उसका स्पेक्ट्रम बना करके देखेंगे कि साहब जो मैक्सिमम इमिसिव पावर आ रहा है उसका वेवलेंथ कितना आ रहा है, मतलब प्रैक्टिकली पता लगाएंगे कि मैक्सिमम इमिसिव पावर का वेवलेंथ कितना आ रहा है। जैसे वेवलेंथ पता लगा ना, लैम्डा एम पता लगा, तो भैया क्या करेंगे, फिर तो अपन ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, लैम्डा एम बराबर बी अपॉन टी, यानी टी बराबर बी अपॉन लैम्डा एम। ये लैम्डा एम इस फॉर्मूले में रखो, उस प्लेनेट का टेम्परेचर पता लग जाएगा, उस तारे का टेम्परेचर पता लग जाएगा। मतलब किसी तारे का, किसी प्लेनेट का टेम्परेचर पता लगाने के लिए वहां पर जाने की जरूरत नहीं है, हम अर्थ पर बैठ करके उसका स्पेक्ट्रम बनाएं, स्पेक्ट्रम बना के पता लगाएं ई मैक्स क्या है, ई मैक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग लैम्डा पता लगा लें, इस फॉर्मूले में रख दो लैम्डा, आपको टी का वैल्यू मिल जाएगा। कंसेप्ट पकड़ में आ गया। अच्छा, टेम्परेचर पता नहीं लगाना, एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं लगाना, दो तारों का टेम्परेचर कंपेयर करना है भैया, इसका और उसका, इस तारे का उस तारे का टेम्परेचर पता कंपेयर करना है, कौन ज्यादा गर्म है, कौन ज्यादा हॉट है ना। तो क्या करते हैं, उसके लिए भी हम स्पेक्ट्रम बनाते हैं, स्पेक्ट्रम बना करके हम देखते हैं कि मैक्सिमम इमिसिव पावर के लिए वेवलेंथ कितना आ रहा है, मैक्सिमम इमिसिव पावर के लिए वेवलेंथ कितना आ रहा है ना। किसी का लाल रंग का आ रहा है, किसी का सफेद रंग का आ रहा है, किसी का पीले रंग का आ रहा है, तो हमें पता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे लैम्डा बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट जाने पर लैम्डा बढ़ता है, तो टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा। ठीक है, अब रुकना रुकना सुनना, मुझे बताना, दो तारे हैं, दो तारे, दो स्टार्स है ना, दो स्टार्स, मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूं, है ना, दो स्टार हैं, दो तारे हैं, आपने उनका स्पेक्ट्रम बनाया, स्पेक्ट्रम बना करके देखा कि एक के लिए जो मैक्स लैम्डा मैक्स मिल रहा है वो मान लिया ग्रीन कलर का मिल रहा है, और एक के लिए लैम्डा मैक्स येलो कलर का मिल रहा है ना। क्वेश्चन सुनना कि लैम्डा मैक्स मिल रहा है एक के लिए ग्रीन का, पहले के लिए, और दूसरे के लिए मिल रहा है येलो का। बताओ कौन से तारे का टेम्परेचर ज्यादा होगा, ग्रीन वाले का या या येलो वाले का। आप देख रहे हो ग्रीन वाले का ज्यादा होगा भाई, यहां से सीधे सीधे पता है लैम्डा ग्रीन लेस देन लैम्डा येलो, तो टेम्परेचर ऑफ ग्रीन मोर देन क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ येलो। समझ रहे हो भाई। अच्छा, इन सबको मिलाएं तो सफेद रंग बनता है, इन सबको मिलाएं ना सफेद बनता है। मैं आपको बताऊं सफेद की जो वेवलेंथ आती है ना, सफेद की वेवलेंथ ग्रीन और येलो के बीच में आती है ना, ये सफेद की वेवलेंथ ग्रीन और येलो के बीच में आती है। अब एक क्वेश्चन तुम्हारे एआईपीएमटी में आया हुआ है ना, एक क्वेश्चन एआईपीएमटी में आया हुआ है, बोले कि साहब जो ई मैक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ मिलती है ना, ई मैक्स के लिए जो लैम्डा मैक्स मिलता है किसी स्टार का, किसी तारे का, वो मिलता है साहब व्हाइट रंग का, व्हाइट का, व्हाइट। तो बताओ इसका टेम्परेचर क्या होगा, इसका टेम्परेचर सन के बराबर होगा, इस तारे का टेम्परेचर सन से ज्यादा होगा, इस तारे का टेम्परेचर सन से कम होगा, सन से कम होगा, या बोले हमें क्या पता है, नन ऑफ द अबव। बताओ साहब, है ना। एक पॉइंट क्लियर कर लेना, मैं आपको बता दूं, सन की जो मैक्सिमम इसे पावर मिलती है ना, वो रेड कलर की मिलती है, रेड। ये इन्फॉर्मेटिक है, याद रखना, है ना, क्वेश्चन में नहीं देगा ना, तो लैम्डा मैक्स फॉर सन जो मिलता है ना, सन, वो मिलता है फॉर रेड कलर, रेड। आप समझ सकते हो अगर सन सन का ई मैक्सिमम रेड कलर के लिए है, तो टेम्परेचर क्या होगा इस तारे का, इस तारे का टेम्परेचर सन से ज्यादा होगा या कम होगा, इस तारे का टेम्परेचर सन से क्या होगा, ज्यादा होगा। भाई सीधी सी बात है, यहां से लैम्डा व्हाइट लेस देन लैम्डा रेड, तो टी व्हाइट मोर देन होगा टी रेड। तो भैया स्टार का टेम्परेचर क्या है, स्टार का टेम्परेचर सन के टेम्परेचर से ज्यादा होगा। बात पकड़ में आ गई भाई। तो ये एप्लीकेशन पार्ट बता रहा हूं मैं, घर बैठ करके हम पता लगा लेंगे साहब, घर बैठ करके, वहां जाने की जरूरत नहीं है, वहां थर्मोमीटर ठोकने की जरूरत नहीं, कंपैरिजन कर सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू का पता लगा सकते हैं। ये एग्जैक्ट वैल्यू के लिए क्या करना है, स्पेक्ट्रम बनाओ, लैम्डा एम निकालो, है ना, ये मैंने बता ही दिया आपको, ये फ्रीक्वेंसी लैम्डा वाला ग्राफ बता ही दिया मैंने, ये अलग अलग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये टेम्परेचर बढ़ाने पे लैम्डा कम होता जाएगा। अच्छा, ये भी देख रहे हो, इनवर्सली तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, अबे इनवर्सली तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व बनेगा, जानते ही है ना। ये फ्रीक्वेंसी वाला बताया मैंने, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा, फ्रीक्वेंसी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा, यही बताया मैंने आपको। ठीक है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन और देखो, एक क्वेश्चन देखो, ये तुमने किसी तारे का, किसी प्लेनेट का, है ना, किसी ब्लैक बॉडी का स्पेक्ट्रम बनाया, साहब स्पेक्ट्रम बनाया, किसी ब्लैक बॉडी का स्पेक्ट्रम बनाया, ये फोटो बनाया, क्वेश्चन में बना हुआ मिल रहा है आपको, बोल रहा है कि इसका टेम्परेचर बताओ साहब, इस बॉडी का टेम्परेचर बताओ।
साफ साफ दिख रहा है कि ये ई लैम्डा मैक्स है, ई लैम्डा मैक्स है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ ये होगी ना, अब ये होगी ना लैम्डा मैक्स। अब बताओ साहब, घर बैठ करके हम स्पेक्ट्रम बनाते हैं, लैम्डा मैक्स मिल गया, अगर लैम्डा मैक्स मिल गया तो टेम्परेचर आ गया, फिर तो बचा ही क्या, फिर तो कुछ बचा ही नहीं। देखो ये देखो यहां से क्या बोलेंगे साहब, लैम्डा मैक्स इंटू टी बराबर बी, बी का वैल्यू तुम्हें पता है, ऐसा ही सिस्टम है, मीटर इंटू केल्विन। ये देखो ये क्या था, ये था लैम्डा मैक्स 1.5 माइक्रोमीटर, माइक्रो को लिख दिया 10⁻⁻⁶, टेम्परेचर आ जाएगा, ये टेम्परेचर आ जाएगा साहब 2000 केल्विन आ जाएगा भाई। अरे हाँ कि ना बोलो, अरे कुछ बोलो। हाँ 2000 केल्विन आ गया। एक और क्वेश्चन, मतलब समझ रहे हो ना, ऐसे अपन घर बैठ करके स्पेक्ट्रम बनाएंगे, लैम्डा मैक्स पता लग गया ना, सीधे फॉर्मूले में रखो टेम्परेचर बताओ, ठीक है, या दो को पता लगना है तो दोनों का देखो, ई मैक्स के लिए कौन सा रंग आ रहा है, मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए एक का लाल आ रहा है, एक का पीला आ रहा है, तो बोले पीले वाले का टेम्परेचर लाल वाले से ज्यादा होगा, एक का सफेद आ रहा है, एक का नीला आ रहा है, तो बोले नीले वाले का सफेद वाले से ज्यादा होगा, सीधी सी बात, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन लो, एक और क्वेश्चन, ये बोला है ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर इतना है, एनर्जी रेडिएटेड बाय ब्लैक बॉडी है ना, इस वेवलेंथ पर इतनी है, इस वेवलेंथ पर इतनी है, और इतनी वेवलेंथ पर इतनी है, तो बोल रहा है बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। ये बोल रहा है कि U1 0 है, ये ऑप्शन दे रखे हैं, मतलब आपको ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एनर्जी के बारे में पूछ रहा है, कौन सा ऑप्शन सही है, क्वेश्चन समझ रहे हो भाई, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो इतने टेम्परेचर पर एनर्जी इतनी, इतने पर इतनी, इतने पर इतनी, तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। देखो सीधा सा बड़ा आसान भाषा में बात करूं तो ये आइडियल ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर दिया हुआ है ना, अब आप इस टेम्परेचर के कॉरेस्पॉन्डिंग पहले लैम्डा निकाल कर, इस टेम्परेचर के कॉरेस्पॉन्डिंग लैम्डा निकाल कर देखो, लैम्डा निकालो, इस टेम्परेचर के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर मैं लैम्डा निकालता हूं ना, देखो कितना आता है ना, ये देखो इस टेम्परेचर के कॉरेस्पॉन्डिंग में लैम्डा निकालता हूं, है ना, टेम्परेचर था 5760, तो ये निकालते हैं ना, तो भैया ये तो 500 नैनोमीटर आ गया, अबे 500 नैनोमीटर आ गया। अब क्वेश्चन के डाटा पे आओ, गिवन डाटा पे आओ, जो डाटा क्वेश्चन में दे रखा है उस पे आओ, है ना, ये गिवन डाटा में देखो, गिवन डाटा में आप देखें, इतनी वेवलेंथ के लिए, इतनी वेवलेंथ के लिए जो एनर्जी दे रहा है वो U2 दे रहा है भाई, 500 नैनोमीटर के लिए एनर्जी U2 दे रहा है, यार इसका मतलब U2 क्या है, अबे U2 और कुछ नहीं है, ये U2 ई लैम्डा मैक्स है, U2 ई लैम्डा मैक्स है, समझ में आया सब, यानी इन सब में सबसे ज्यादा कौन है, इन सब में सबसे ज्यादा U2 है, ये U2, तो बाकी इससे कम हो गया ना। अबे जो क्वेश्चन का डाटा दे रहा है मैं तो उससे बात कर रहा हूँ, मैंने तो टेम्परेचर से लैम्डा निकाल के देखा, तो लैम्डा देखा मुझे 500 नैनोमीटर, अब क्वेश्चन में 500 नैनोमीटर के कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी दे रहा है U2 है, इसका मतलब U2 ई लैम्डा मैक्स है, और तुम्हें पता है कि इस लैम्डा मैक्स, इस ई मैक्स से ज्यादा कोई होता ही नहीं, तो बाकी जो एनर्जी होगी इससे कमी होगी ना, मतलब U2 जो होगा, मैं कह सकता हूँ U1 से भी ज्यादा होगा, U2 जो होगा ना वो U3 से भी ज्यादा, U2 U1 से भी ज्यादा होगा, U3 से भी ज्यादा होगा, ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखो कौन सा ऑप्शन, ये चलो ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखो कौन सा, U2 U1 से ज्यादा, फोर्थ आंसर, फोर्थ कंसेप्ट पकड़ में आया भाई, ठीक है, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ना, ये भी जेई मेंस में पूछा गया क्वेश्चन था, है ना, तो भैया ये मैंने वीन्स लॉ आपको बता दिया, है ना, वीन्स लॉ का एप्लीकेशन पार्ट बता दिया। अब ये लास्ट जो कंसेप्ट बचा है ना, वो बचा है सोलर कांस्टेंट। अब ये सोलर कांस्टेंट क्या होता है, सुनना साहब, ढंग से सुनना और समझना। देखो सन जो बना है ना, वो खाली धरती के लिए नहीं बना, ये सन के रेडिएशन पूरी दुनिया में सब तरफ फैल रहे हैं, है ना, समझ रहे हो ना, ये पूरे यूनिवर्स में सब तरफ फैल रहे हैं, सबके लिए बना है साहब, तो किसी भी प्लेनेट पर इनके रेडिएशन का एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, किसी भी प्लेनेट की सरफेस पर सोलर रेडिएशन का एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम क्या बताएगा, है ना, वैसे तो मैंने इतनी बातें बोली, कुछ बात तुम्हारे दिमाग में क्लिक करनी चाहिए, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम क्या होता है, अब एनर्जी पर यूनिट, हाँ इंटेंसिटी होता है, इंटेंसिटी, तो आसान भाषा में समझाऊं ना, किसी प्लेनेट पर सोलर रेडिएशन के इंटेंसिटी को बोलते हैं सोलर कांस्टेंट, किसी प्लेनेट पर सोलर रेडिएशन की इंटेंसिटी क्या कहलाती है, इंटेंसिटी कहलाती है सोलर कांस्टेंट, ठीक है, मैं डेफिनेशन लिख दूं साहब, मैं डेफिनेशन लिख दूं, है ना, इसको देखो क्या बोलते हैं, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम क्या कहलाएगी साहब, सोलर कांस्टेंट, मैं लिख के बताऊं साहब, एस बोल देंगे साहब, एनर्जी, रिसीव्ड एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, मतलब आसान भाषा में बोलें
तो आसान भाषा में बोलते हैं साहब इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन, इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन, इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन ऑन प्लेनेट सरफेस, ऑन प्लेनेट सरफेस। बात पकड़ में आ गई। इसको बोलते हैं एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, है ना। अब ये तो अच्छा, एक पॉइंट और क्लियर कर दूं, एक पॉइंट और क्लियर कर दूं। ये सोलर कांस्टेंट एक तरह से क्या है, इंटेंसिटी के बराबर है ना, इंटेंसिटी के बराबर है। और थोड़ा सा अगर मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको याद दिलाऊं, थोड़ा सा अगर मैं आपको फोटो इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट याद दिलाऊं, तो वहां आपने इंटेंसिटी के बारे में पढ़ा है। पॉइंट सोर्स का इंटेंसिटी, स्पेरिकल सोर्स का इंटेंसिटी, लीनियर सोर्स का इंटेंसिटी, याद है आपको? अबे इंटेंसिटी पढ़ा आपने, पॉइंट सोर्स, स्पेरिकल सोर्स, लीनियर सोर्स, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? है ना, याद करो। पॉइंट सोर्स या स्पेरिकल सोर्स का इंटेंसिटी बोले तो ये होता था पावर डिवाइड बाय 4πd²। अगर आपको याद आता हो, अगर आपको याद आता हो, अगर ऐसा कुछ पढ़ा है तुमने, तो भैया यहां पर सन के रेडिएशन का इंटेंसिटी निकालेंगे ना, तो पावर ऑफ सन डिवाइड बाय 4πd²। थ्योरेटिकल बात बताओ, क्या दुनिया में सभी प्लेनेट सन से बराबर डिस्टेंस पर है क्या दुनिया में? हाँ, ये वेव ऑप्टिक्स में भी आता है। वेव ऑप्टिक्स में जब स्पेरिकल वेव फ्रंट पढ़ते हो तो वहां भी ये बात बताई जाती है। ये वेव ऑप्टिक्स में भी पढ़ते हैं, और मॉडर्न फिजिक्स में भी जब सोर्स पढ़ते हैं ना, स्पेरिकल सोर्स, पॉइंट सोर्स, लीनियर सोर्स, वहां भी बताई जाती है ना। वेव मोशन में भी पढ़ते हो ये चीजें। चलो, मतलब याद आ गया कुल मिला के तुमको। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, दुनिया में सभी प्लेनेट इक्वल डिस्टेंस पर है, अलग अलग डिस्टेंस पर है? अलग अलग डिस्टेंस पर है। अगर सारे सारे प्लेनेट अलग अलग डिस्टेंस पर हैं, तो समझ सकते हो सबका सोलर कांस्टेंट अलग अलग होगा ना। सारे प्लेनेट का सोलर कांस्टेंट अलग अलग होगा। तो भैया पूरे यूनिवर्स की टेंशन करने की जरूरत नहीं है, अपने घर को संभालो, है ना, अपने घर को संभालो। ये अर्थ का सोलर कांस्टेंट इतना होता है, ये अर्थ का सोलर कांस्टेंट होता है 1340 वॉट पर मीटर स्क्वायर, 1340 वॉट पर मीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है भाई? ठीक है, कंसेप्ट पकड़ में आ रहा है? अब हाँ कि ना बोलो? हाँ, चलो अब मैं निकाल ही देता हूँ, सोलर कांस्टेंट का फॉर्मूला बना देता हूँ। ये मान लिया सन के रेडिएशन सब तरफ जा रहे हैं, है ना, मान लिया किसी प्लेनेट पर पहुंचते हैं, है ना। मैं बोल रहा हूँ टेम्परेचर ऑफ सन है TS, मैं बोल रहा हूँ रेडियस ऑफ सन है RS। देखो यहीं पे लिख देते हैं, यहीं पे लिखा हुआ है, ये मैं ऐसा लिख देता हूँ TS और RS, है ना। ये मैंने बोला RS रेडियस ऑफ सन, TS टेम्परेचर ऑफ सन। अब मैं वो सोलर कांस्टेंट बोलूंगा तो मैं बोलूंगा इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन। इंटेंसिटी क्या बोलेंगे? इंटेंसिटी बोलेंगे पावर डिवाइड बाय 4πd², है ना। अब सन को आइडियल ब्लैक बॉडी मानते हैं, और रेडिएटिंग पावर का फॉर्मूला आपको पता है, EA सिग्मा T⁴ माइनस T⁴ पता है ना आपको? ठीक है, अब यहां ये मान के चलो कि सराउंडिंग का टेम्परेचर सन के टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है, तो इसको 0 मानो, है ना। और सन आइडियल ब्लैक बॉडी है, तो इमिसिव पावर क्या मानो साहब? 1 मानो। तो रेडिएटिंग पावर ऑफ सन कितना होगा? ये सन का रेडिएटिंग पावर, ये पावर ये कितने एरिया से इमिट करेगा? भाई सरफेस एरिया से, और सन गोला है, गोले का सरफेस एरिया 4πr²। तो लो साहब, ये सन का रेडिएटिंग पावर आ गया, सन का रेडिएटिंग पावर आ गया, इतना पावर सन रेडिएट करेगा। तो सोलर कांस्टेंट क्या होगा? सोलर कांस्टेंट होगा पावर डिवाइड बाय 4πd², है ना। ये सॉल्व करें, 4πRS² इंटू सिग्मा TS⁴ डिवाइड बाय 4πd²। 4π से 4π कैंसिल, ये आएगा सिग्मा TS⁴ RS/d²। ये लो सोलर कांस्टेंट का फॉर्मूला बना दिया मैंने, है ना। ये TS समझ रहे हो, टेम्परेचर ऑफ सन, TS टेम्परेचर ऑफ सन। ठीक है, ये RS क्या है साहब? RS रेडियस ऑफ सन। ठीक है, ये आ गई रेडियस ऑफ सन। और ये D समझ रहे हो, सिग्मा तो कांस्टेंट है, D है प्लेनेट की डिस्टेंस। और ये देख के तुम्हें पता लग गया होगा, हर प्लेनेट की डिस्टेंस सन से अलग अलग होती है, तो सबका सोलर कांस्टेंट क्या होगा? अलग अलग होगा, है ना। अर्थ का मैंने बता ही दिया पीछे कितना होता है ना। अब काम की 2 क्वेश्चन आज तक यहाँ से आए हुए, सोलर कांस्टेंट से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं आज तक। एक क्वेश्चन तो ये बोला साहब कि किसी प्लेनेट का, किसी सॉरी सन का टेम्परेचर डबल हो गया और रेडियस आधी हो गई, तो बताओ सोलर कांस्टेंट कितना टाइम्स हो जाएगा? एक क्वेश्चन, सन का टेम्परेचर डबल और रेडियस आधी हो गई, सन की रेडियस आधी हो गई, तो प्लेनेट का सोलर कांस्टेंट कितना हो जाएगा? मतलब प्लेनेट वही है, प्लेनेट की डिस्टेंस वही है ना, बस सन का टेम्परेचर डबल हुआ, रेडियस आधी हुई। अब इसमें अगर मैं रखता हूं ना, अगर इस फॉर्मूले में रखता हूं कि भैया D सेम है, तो ये सोलर कांस्टेंट इज प्रोपोर्शनल टू
TS की पावर 4 और RS का स्क्वायर। मैं आपसे बोलूं कि टेम्परेचर तो कर दिया डबल और रेडियस कर दिया आधा, तो भैया ये तो आएगा 2 की पावर 4 और ये आएगा क्या, ये स्क्वायर। तो ओवरऑल क्या आएगा, ओवरऑल 2 की पावर 2 आएगा। और ओवरऑल 2 की पावर 2 का मतलब कितना होगा, 4 टाइम्स आएगा भाई, है ना। डिस्टेंस अगर सेम है ना, और सन का टेम्परेचर बदलेगा, डिस्टेंस बदलेगा। ये एआईपीएमटी में आया हुआ क्वेश्चन है कि भैया सन का टेम्परेचर हाफ, TS2 बराबर TS1/2, सॉरी, रेडियस हाफ और टेम्परेचर डबल, रेडियस हाफ और टेम्परेचर डबल। ठीक है, तो यहाँ से सोलर कांस्टेंट प्लेनेट का क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, है ना। टेम्परेचर हमने डबल कर दिया और रेडियस सन की क्या कर दी, हाफ कर दी। ठीक है, ये RS हाफ हो गया। कंसेप्ट पकड़ में आ गया भाई। ठीक है, एक और क्वेश्चन आया हुआ है, एक और क्वेश्चन आया हुआ है, वो भी बता दूं आपको। ये अच्छा, एक इसका एप्लीकेशन पार्ट बताऊं। किसी प्लेनेट पर सोलर रेडिएशन का इंटेंसिटी देख करके हम सन का टेम्परेचर पता लगा सकते हैं। प्लेनेट पर सोलर रेडिएशन का इंटेंसिटी देख करके हम सन का टेम्परेचर पता लगा सकते हैं। कैसे, इसी फॉर्मूले से, ये लो, इसी फॉर्मूले से। एस बराबर ये इतना है, टी का वैल्यू कितना होगा, इतना होगा। ये देखो सन का टेम्परेचर पता लग गया। अगर ये इंटेंसिटी देखो ना, ये सोलर कांस्टेंट इतना है, अर्थ का सोलर कांस्टेंट इतना है, तो सन का टेम्परेचर इतना होगा। उल्टी बात कर रहे हैं, उल्टी, कि भैया हमारे यहाँ अर्थ का सोलर कांस्टेंट इतना है, तो बताओ सन का टेम्परेचर कितना है, तो बोले इतना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और आया हुआ है एग्जाम में, सोलर कांस्टेंट पर एक क्वेश्चन और एग्जाम में आया हुआ है। ये सब लिख के लाया हूं तुम्हारे लिए। देखो, ये बोल रहा है किसी प्लेनेट का सोलर कांस्टेंट S है और उसकी रेडियस R है। किसी प्लेनेट का सोलर कांस्टेंट S और रेडियस है R, मतलब सोलर रेडिएशन जो प्लेनेट पर आ रहे हैं ना, उनकी इंटेंसिटी कितनी है, उनकी इंटेंसिटी S है और रेडियस R है। तो बोल रहा है कि ये जो प्लेनेट रिसीव कर रहा है ना, तो एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट टाइम क्या होगा, एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट टाइम। एनर्जी इंसिडेंट ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन S × 4πr², दूसरा S × 2πr², तीसरा S × 4πr², चौथा बोले हमें क्या पता। अब सोलर कांस्टेंट की डेफिनेशन पे जाओ सर, क्या बोलते हैं, ये होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो भैया इंसिडेंट एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या बोलूंगा, सोलर कांस्टेंट इंटू एरिया बोलूंगा। सोलर कांस्टेंट इंटू एरिया, है ना। अब एरिया क्या लें सर, एरिया क्या लें, बोले गोले का एरिया 4πr²। तो ऑप्शन दिख रहा है फर्स्ट, है ना। अब बच्चे जो जल्दबाजी करते हैं वो आंसर लगाते हैं फर्स्ट, गलत है आंसर, फर्स्ट आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, कुछ बच्चे बुद्धि लगाते हैं कि साहब कि आधे में दिन आधे में रात, अगर रेडिएशन आएंगे सन के तो चारों तरफ से थोड़ी आएंगे, आधे में दिन होगा आधे में रात होगी, तो आधा एरिया लो, आधा एरिया। अब आधा एरिया तो आधा एरिया तो 2πr² है, ये भी गलत, ये भी गलत, पहला आंसर गलत। पूरे में तो रेडिएशन आते ही नहीं है, आधे में रेडिएशन आते हैं, तो पहला ऑप्शन गलत है। अब दूसरा बच्चा लगाते हैं कि साहब दूसरे में आधे एरिया में आ रहे हैं, तो सेकंड ऑप्शन आंसर है इसका थर्ड। ये थर्ड क्यों है इसका कारण समझना, थर्ड क्यों है इसका कारण समझना। ये बिल्कुल वैसे ही फ्लक्स जैसा केस है, जैसे इलेक्ट्रोस्टेट में तुम फ्लक्स लेते हो ना, तरबूज काटते हो, तरबूज इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस को कवर करते हो, है ना, वो फ्लक्स वाला केस। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस को कवर करते हो तो तरबूज को काटते हो तो क्रॉस सेक्शन एरिया दिखता है πr²। तो वैसे ही देखो, वैसे ही यहाँ पर किसी प्लेनेट का हम देखें तो कितना एरिया ये कवर कर रहे हैं। सरफेस का एरिया देखोगे तो 2πr² कवर कर रहे हैं। सुनना मेरी बात भाई, आधा गोला कवर कर रहे हैं और आधे गोले का मतलब 2πr² कवर कर रहे हैं, 2πr² कवर कर रहे हैं। लेकिन यहां पर रेडिएशन का एरिया थोड़ी 2πr² है, रेडिएशन थोड़ी 2πr² एरिया में फैले हुए हैं, रेडिएशन तो πr² एरिया में फैले हुए हैं। इसका प्रोजेक्शन लो आप, है ना, यहां से रेडिएशन आ रहे हैं, एक पर्दे पर प्रोजेक्शन लो। एक पर्दे पर अगर मैं प्रोजेक्शन लेता हूं ना, तो ये यहां पर देखोगे एक सर्किल बनता हुआ दिखेगा आपको, एक सर्किल, एक पर्दे पर एक सर्किल बनता हुआ दिखेगा आपको, ये सर्किल। ये सर्किल अगर मैं ले लेता हूं ना, तो ये सर्कुलर पार्ट में अगर एक प्लेन में ये रेडिएशन चलते हुए पाए जाते हैं, है ना। जैसे तुम तो मेरे मेरे सिर को मानो अर्थ, ये मेरा सिर, ये मेरा सिर अर्थ है। तो भैया ये अगर मैं आपसे बोलूं तो आधा एरिया इन्होंने कवर किया मेरे मुंह का। आधा एरिया मतलब क्या है, ये गोला मानो तो 2πr² एरिया कवर किया, तो 2πr² तो मेरे गोले का एरिया है। रेडिएशन जो आ रहे हैं वो सन से घूमते घूमते थोड़ी आ रहे हैं, रेडिएशन थोड़ी गोल गोल आ रहे हैं, रेडिएशन तो प्लेन में आ रहे हैं ना, रेडिएशन तो एक प्लेन में आ रहे हैं। अब एक प्लेन में यहां से लेके यहां तक का एरिया नापोगे ना, ये तो ये पूरा का पूरा जब एक प्रोजेक्शन लोगे पीछे, देखो दीवार के पास में ले जाओ मुझे, और ऐसे प्रोजेक्शन लो पूरा का पूरा एक प्लेन का एरिया, तो क्या बनता हुआ दिखेगा तुम्हें, तुम्हें एक सर्किल बनता हुआ दिखेगा। समझ पा रहे हो साहब, है ना, ये सर्किल बनता हुआ दिखेगा।
तो ये मतलब एरिया ऑफ बीम लेना है अपने को, एरिया ऑफ बीम, जो बीम आ रही है, जो रेज आ रही है, उन रेज का एरिया लेना है अपने को। तो वो एरिया कितना है? वो एरिया मात्र पाई आर स्क्वायर है ना। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, रिसीव्ड एनर्जी पर यूनिट टाइम एस इंटू पाई आर स्क्वायर। ये एरिया का चक्कर समझ में आ गया भाई? ये एरिया समझ में आ गया साहब? ठीक है, एरिया समझ में आ गया। हाँ, 90% बच्चों का ये क्वेश्चन गलत हुआ ना जिस साल आया था ये। हालांकि ये क्वेश्चन क्या पहले जेई मेंस से पूछा जा चुका था, ये क्वेश्चन पहले जेई मेंस में आ चुका था और फिर रिपीट हुआ था तुम्हारे, है ना। और बीच में कई साल ऐसे निकले कि जेई मेंस के 25-25 क्वेश्चन, 20-20 क्वेश्चन आए पुराने सालों के उठ करके, है ना। अभी भी मतलब 5-7 क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं, लेकिन आसान आसान वाले आ रहे हैं। तो लास्ट टाइम में बोलते हैं बच्चों को कि एग्जाम के क्वेश्चन करो, है ना। हालांकि जेई मेंस के जितने भी अच्छे अच्छे सब मैं करा चुका हूँ। ठीक है, अच्छा आओ साहब, अब एक बार तो ये एस इंटू पाई आर स्क्वायर की फॉर्म में आंसर आया। एक बार सोलर कांस्टेंट की वैल्यू टेम्परेचर की फॉर्म में रखी हुई थी, ये सिग्मा इंटू टी एस की पावर 4 आर एस अपॉन डी का स्क्वायर। ये 2 बार क्वेश्चन आ चुका है साहब, ये दोनों फॉर्म में आंसर लिख दिया मैंने, है ना। रिसीव्ड एनर्जी पर यूनिट टाइम, तो यहां से होगा या तो एस इंटू पाई आर स्क्वायर, या ये एस का वैल्यू रख दो सिग्मा इंटू टी एस की पावर 4 आर एस अपॉन डी का स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। तो भैया ये सोलर कांस्टेंट तुम्हारा खत्म, चैप्टर तुम्हारा खत्म, है ना। ये लास्ट जो कुछ कंसेप्ट बचे थे अपने पूरे हो चुके हैं, है ना। अब इनमें कुछ डाउट हो तो पूछ लो। अब एक बच्चा बोल रहा है कि मतलब लास्ट टाइम में जेई मेंस के पेपर करने चाहिए, कर लेने चाहिए, बिल्कुल कर लेने चाहिए, बिल्कुल कर लेने चाहिए साहब। ठीक है, लास्ट टाइम में मतलब क्या है, वैसे तो क्या है, जितना पोर्शन मैंने पढ़ाया बहुत सारा पढ़ाया तुम्हें, लगभग 2.5 मॉड्यूल से ज्यादा पढ़ाया तुम्हें, 40% करीब फिजिक्स पढ़ाई मैंने तुम्हें। तो उनमें तो जेई मेंस के जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे ना जो एग्जाम के आए हुए, सब मैंने करवा दिए। जब तुम करोगे ना पेपर तो तुम्हें पता लगेगा कि सर ने ये करवा दिए। फिर भी बाकी एक क्या है, लास्ट टाइम में नए नए क्वेश्चन ट्राई करनी चाहिए। पहले देखो, पहले रिवीजन क्या करना चाहिए, जो साल भर अपन ने किया उसको करो। रिवीजन का मतलब क्या, रिवीजन का मतलब दोबारा विजन। दोबारा विजन किसका मतलब, जिसको पहले देखा था उसको। तो जो तुमने साल भर में किया है ना, पहले उसी को देखना ढंग से अच्छी तरीके से। अपना मॉड्यूल, मॉड्यूल का सॉल्व एग्जांपल, बिगनर बॉक्स, एक्सरसाइज, कॉपी, ये 3 चीजें तो मतलब आपको अच्छी तरह चाटनी है, साल में 3 बार रिवाइज करनी है। और ये सब करने के बाद मॉड्यूल खोलते ही तुम्हें लगता है कि नहीं यार ये तो आंसर देखे हुए लग रहे हैं, तो फिर पेपर पेपर लगाने होते हैं अपना। पेपर पेपर कौन से जो मिल जाए अपने को, जे मेंस के मिल जाए वो लगा दो, पुराने एआईपीएमटी के मिल जाए वो लगा दो, है ना। एलएन के किसी दूसरे फेज के पेपर चल रहे हो वो लगा लो, टेस्ट पेपर लगाओ, है ना। मतलब ये सिंपल लास्ट टाइम में रिवीजन का स्ट्रेटेजी बताया मैंने, ऐसे ही करना चाहिए। ठीक है, अब कोशिश करी मैंने बहुत अच्छा पढ़ाने की, तुम उम्मीद करता हूँ तुम्हें अच्छा पढ़ाया होगा मैंने। सिलेबस जितना मुझे दिया गया था मैंने बहुत अच्छी तरह कवर किया, खूब क्वेश्चंस कराए, है ना। और तो और मैंने मेरी क्लासरूम नोट्स की पीडीएफ की गूगल ड्राइव भी मैंने शेयर कर दी थी। क्लासरूम नोट्स की गूगल ड्राइव का पीडीएफ का लिंक भी मैंने शेयर कर दिया था कि ये तो है ही सही जो अपन पढ़ते हैं। फिर भी अब कोई डाउट आता है तो आगे व्हाट्सएप पे मिलेंगे अपन, समझ रहे हो, कॉल कर लेना। वैसे तो बेस्ट ऑप्शन है मुझसे व्हाट्सएप की जगह फोन पे बात कर लेना, है ना। फ्री होऊंगा तो मैं उठा लूंगा, नहीं होऊंगा तो मैं खाली होऊंगा जब मैं कर लूंगा, है ना। क्यों आजकल क्या, वो जैसे ही मोबाइल उठाता हूँ सिर दर्द करने लगता है, 10 मिनट में मैं रख देता हूँ मोबाइल तुरंत, कम से कम देखता हूँ उसको आजकल। ठीक है, शॉर्ट नोट जैसे ही बनेंगे मैं दे दूंगा आपको, शॉर्ट नोट जैसे ही बनेंगे मैं आपको दे दूंगा। अच्छा, एक बच्चा बोल रहा है कि अभी जो आपने एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन किया बताया था दोबारा बता दीजिए, कौन सा, वो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का एप्लीकेशन। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का एप्लीकेशन, हीट लॉस और रेडिएटेड पावर एक ही चीज है भाई शिवा त्यागी, हीट लॉस और रेडिएटेड पावर एक ही चीज है। रेट ऑफ हीट लॉस और रेडिएटेड पावर एक ही चीज है, रेट ऑफ हीट लॉस और रेडिएटेड पावर एक ही चीज है। ठीक है, एक बच्चा बोल रहा है कि वहां ये व्हील्स लॉ में लैम्डा को मैक्सिमम बोला कि मिनिमम। मैंने मैक्सिमम लैम्डा नहीं बोला, मैंने बोला मैक्सिमम इमिसिव पावर के कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो लैम्डा मैक्सिमम, मैक्सिमम लैम्डा तो इनफाइनाइट होगा, है ना। वो था मैक्सिमम इमिसिव पावर के कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ। एक बच्चा मुझे ले रहा, बोला टाइम एक्सटेंड कर दो सर। अच्छा, क्या करूं टाइम एक्सटेंड करके? अच्छा, टेस्ट पेपर में क्या कहां तक आएगा? टेस्ट पेपर में शायद कैलोरीमेट्री, थर्मल एक्सपेंशन और थर्मोमेट्री आ रहा है ना। क्योंकि वो दूसरे फेज के पेपर होते हैं ना तुम्हारे साथ दूसरे फेज के पेपर होते हैं, उन लोगों का शायद केटीजी थर्मो नहीं हुआ है, उनका केटीजी थर्मो नहीं हुआ है, इसलिए नहीं आ रहा है। पीपीटी पर जो शो हो रहा है उस क्वेश्चन को रिपीट कर दो।
बेटा इसमें रिसीव्ड एनर्जी पर यूनिट टाइम पूछ रहा है, तो ये होगा सोलर कांस्टेंट इनटू एरिया। अब एरिया मैंने पाई आर स्क्वायर क्यों लिया, मैंने बताया कि हमें सरफेस का एरिया नहीं लेना, रेडिएशन कितने एरिया में फैला। तो रेडिएशन आ रहे हैं साहब, रेडिएशन थोड़ी गोल गोल घूमते हुए आते हैं, वो तो एक प्लेन में आते हैं ना, प्लेन में। अब प्लेन में आएंगे तो सोचो मैं दीवार के पास खड़ा हो गया, ये प्रोजेक्शन लो, प्रोजेक्शन लो, और प्रोजेक्शन लोगे ना, ये मेरा पूरा ये कवर करोगे तो पाई आर स्क्वायर है ना। ये बीम का एरिया लेना है आपको को, बीम का एरिया, तो बीम का एरिया पाई आर स्क्वायर, इसलिए अपन ने पाई आर स्क्वायर लिया। ठीक है, व्हाइट लाइट क्या है, जीरो से इनफाइनाइट रेंज के सारे रेडिएशन को मिला दें तो उसको बोलते हैं व्हाइट रेडिएशन, और विजिबल रेंज के सारे रंगों को मिला दें तो बोलता है व्हाइट कलर। सुनना मेरी बात, आइडियल ब्लैक बॉडी के जो रेडिएशन है ना उनको व्हाइट रेडिएशन भी बोलते हैं। एक बात सुनना, आइडियल ब्लैक बॉडी के रेडिएशन को व्हाइट रेडिएशन भी बोलते हैं। जीरो से इनफाइनाइट तक के सारे रेडिएशन मिला दूंगा तो उसको बोलूंगा व्हाइट रेडिएशन, और विजिबल रेंज के सारे मिला दूंगा ना तो उसको बोलूंगा व्हाइट व्हाइट कलर। विजिबल रेंज के सारे मिला दूंगा तो उसको बोलूंगा व्हाइट कलर। ठीक है, अब भाई मेरा कोर्स आज खत्म, बस अब इसके बाद मुझे और आगे नहीं पढ़ाना। धन्यवाद, मैंने बहुत पढ़ा दिया तुम्हें, है ना। मेरा सिलेबस इतना ही था, लगभग 40% फिजिक्स पढ़ा दी तुम्हें, है ना। 2.5 मॉड्यूल के आसपास पढ़ा दिया मैंने, बहुत है इतने। जितना पढ़ाया उसको ढंग से करो। अब मंडे से तुम्हारा मॉड्यूल 5 शुरू हो जाएगा, है ना। हाँ, टेस्ट पेपर में केटीजी थर्मोडायनेमिक्स नहीं आ रहा। ठीक है, ऐसा ज्ञान दीजिए जो नीट के साथ साथ जीवन में भी काम आए। भाई तुम समझदार बच्चे हो यार, पढ़े लिखे बच्चे हो, तुम सब समझते हो तुम्हारे लिए क्या भला है क्या बुरा है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। बस एक ही सलाह है कि भाई अब जो पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छी तरह पढ़ो, उसको अच्छी तरह पढ़ो, उसको ढंग से करो, उसको ढंग से रिवाइज करो, है ना। बाकी तो क्या है, अगर ठान लोगे तुम तो सिलेक्शन तुम्हारा कोई रोकने वाला नहीं है ना। बस तुम्हें ठानने की देर है। मतलब क्या है, मेहनत ऐसी करो कि अंदर से आवाज आने लगती है कि बस इस बार मुझे कोई नहीं रोक रहा, इस बार मुझे कोई नहीं रोक रहा। मेहनत करो, दम लगा के मेहनत करो, है ना, और कर सकते हो तुम। क्षमता है सब में, मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट क्या होते हैं, हनुमान जी होते हैं। हनुमान जी मतलब वो याद है ना कि याद दिलाना पड़ता है। हनुमान जी कहानी सुनी होगी तुमने, कि बचपन में सब भूल गए थे, फिर उनको उनको याद दिलाया कि भैया तुम कुछ कर सकते हो, है ना। वैसे स्टूडेंट होते हैं, याद दिलाना पड़ता है उनको, वे तुम कर सकते हो। कर लोगे भाई, क्षमता है तुम में, जो पढ़ाया जा रहा है उसको ढंग से समझ लो, उसके डाउट्स क्लियर कर लो, उसको टाइम टू टाइम रिवाइज कर लो, है ना। पेपर पेपर दो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करो, तुम्हें कोई नहीं रोक रहा है। क्रॉप एंड रेस में किसे ज्यादा प्रायोरिटी दें, पहले अभी ये मॉड्यूल को प्रायोरिटी दोगे, पहले ये मॉड्यूल अच्छी तरह करोगे, फिर जब 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 ये मॉड्यूल पूरा खत्म होने के बाद में रिवीजन स्टार्ट करोगे तो क्रॉप करना है ना, फिर क्रॉप करना है। ठीक है सर, पढ़ने का मन नहीं करता तब कैसे मोटिवेट मोटिवेट कैसे हो। अच्छा, वाह शाबाश, पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो मोटिवेट कैसे हो। बेटा जो अपने सामने जीवन का उद्देश्य रखो, लक्ष्य रखो, भटक तुम सकी सकते ही नहीं हो। भाई चोट खाए हुए लोग हो, कुछ सोच करके तैयारी करने आए हो, अगर तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्लियर है तो तुम भटकने का सवाल ही नहीं, है ना। कैसे भटक सकते हो तुम अपने टारगेट से, कैसे भटक सकते हो, नहीं भटक सकते, बिल्कुल नहीं भटक सकते। ठीक है, तो जब भी तुम्हारा मन ऐसे लगे कि पढ़ने में मन नहीं लग रहा, एफिशिएंसी नहीं आ रही, है ना, थोड़ा सा रिलैक्स करो और सोचो अपने बारे में कि भैया करने क्या आए हैं अपन, धरती पे अपन क्या करने आए हैं, है ना। ऐसे ही समय बिगाड़ने आए हैं, है ना। तो अपने आप तुम्हें अपने टारगेट ध्यान आएंगे, अपने आप तुम्हारे जो टारगेट ध्यान आएंगे तो उनके बारे में काम भी करोगे। ठीक है, अब एक बच्चा बोल रहा है सर ज्यादा क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आते हैं, सबसे आते हैं, सबसे आते हैं, सब करना है, कोई गेस नहीं, जितना पढ़ा है वो सब करना है। ठीक है, और बोलो। थ्योरेटिकल क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, ऑप्शन में कंफ्यूजन हो जाता है, तो बेटा इसका मतलब थ्योरी अच्छी तरह क्लियर नहीं है, इसका मतलब थ्योरी अच्छी तरह क्लियर नहीं है, थ्योरी और क्लियर करो, और थ्योरी क्लियर होगी क्वेश्चन करने से ही, तो क्वेश्चन और करो। ठीक है, नेगेटिव कैसे कम होता है। ठीक है, नेगेटिव कम करने के लिए एग्जाम से पहले 50 क्वेश्चन करके जाओ, पूरा सिलेबस ढंग से रिवाइज करके आओ। ठीक है, हैंड आउट अभी मैं डाल दूंगा, गूगल ड्राइव पे डाल दूंगा, गूगल ड्राइव पे डाल दूंगा, अभी हैंड आउट डाल दूंगा।
रिश्तेदार मजे लेने को तैयार हैं, अगर नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ तो। बेटा ये तो दुनिया है भाई, है ना, और दुनिया की वास्तविकता है ना, कि सक्सेस को दुनिया सलाम करती है और अनसक्सेसफुल के मजे लिए जाते हैं। ये तो दुनिया की मतलब रूल है यार। दुनिया में जिएंगे जिएंगे अपन तो इसी, ये अपने को ढलना पड़ेगा इसके अनुसार, है ना, और अपने को तैयार रहना पड़ेगा इस मानसिकता के लिए। तो भैया ऐसी ऐसे प्रयास करो ना यार, ये चीजें और मोटिवेट करती हैं अपने आप को। जब कभी ऐसे डीमोटिवेट होते हैं ना, अपना मन नहीं लग रहा होता है पढ़ाई में, तो ऐसी चीजें मोटिवेट करती हैं कि भैया वो ऐसा कहेगा तो मैं नहीं सुनूंगा, मैं कुछ करके दिखाऊंगा, मैं ऐसी नौबत ही नहीं आने दूंगा। समझ रहे हो ना? पेपर में लगता है कि क्वेश्चन पक्का सही होगा बट नेगेटिव हो जाता है। नहीं बेटा, ऐसी बात, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आप अच्छी तरह से तैयार होकर गए, फुल प्रैक्टिस से गए, फुल कॉन्फिडेंस से गए, खूब क्वेश्चन से गए हैं, तो कभी ऐसा लगेगा ही नहीं। और ऐसा लग रहा है तो इसका मतलब आपने प्रैक्टिस कम की है। ऑनलाइन एग्जाम प्रैक्टिस कैसे करें घर पर? पेपर ले लो, डाउनलोड कर लो यार। डाउनलोड पेपर डाउन बहुत मिलते हैं, पीडीएफ, पीडीएफ खूब मिल जाती है पेपर की। घर बैठ के प्रैक्टिस करो, है ना, वही 3 घंटे लेके बैठो और प्रैक्टिस करो। ओएमआर का कैसे करें? ओएमआर यार, एक दो प्रिंट आउट निकलवा लो, जेरोक्स करवा लो, 10-20 पेज जेरोक्स करा के रख लो, घर पे ओएमआर की प्रैक्टिस करते रहो, है ना, ओएमआर की प्रैक्टिस करते रहो। 165 मेंटेन रहे तो लास्ट में बढ़ने का चांस, बिल्कुल चांस है। अगर तू 165 मेंटेन रख रहा है तो 4 नंबर, 3-4 नंबर का ही तो फर्क है भाई, 3-4 क्वेश्चन का ही तो फर्क है ना। आराम से बढ़ेंगे, आराम से बढ़ेंगे, सिलेबस कवर करने पे ध्यान दे, रिवीजन पे ध्यान दे, अपने आप स्कोरिंग बढ़ेगी, घबरा मत। ठीक है, जो है उसको मेंटेन रखो। कौन से सब्जेक्ट में ज्यादा ध्यान दें? जो तुम्हें वीक लगता है इस समय उस पर ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि अभी 1 महीना तुम्हारी जो वीकनेस है वो दूर कर लो। समझ रहे हो? जो रह गया वो चैप्टर कैसे कवर करें, समय निकाल के कवर करो, करना पड़ेगा। समय निकालो और कवर करो। अभी जो तुम्हारा वीक में एक दिन छुट्टी शुरू होगी ना, वीक में एक दिन छुट्टी दे रहे हैं अब तुम्हें, और संडे भी छुट्टी आती है, उस समय करो। एक बार कल का कंप्लीट सिलेबस बता दो। कल का सिलेबस बता रहा हूँ। बैक पोर्शन से 4 क्वेश्चन काइनेमेटिक्स से थे, 4 क्वेश्चन सर्कुलर मोशन से थे, 4 क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास और कोल्यूजन से थे, है ना, और क्या नाम है, करंट पोर्शन में 16 क्वेश्चन फ्लूइड मैकेनिक्स से है, 16 क्वेश्चन फ्लूइड मैकेनिक्स से, और 17 क्वेश्चन हीट से, 17 क्वेश्चन हीट से है। ठीक है, मेजर कब से स्टार्ट हो रहे हैं? तुम्हारा कोर्स खत्म करते, तुम्हारा कोर्स खत्म होगा उसके बाद ही 1 हफ्ते के अंदर मेजर शुरू हो जाएंगे। कोर्स कब तक खत्म होगा? कोर्स खत्म होगा तुम्हारा मई में, मई स्टार्टिंग, मई के फर्स्ट वीक में, मई फर्स्ट वीक। नीट में एलन के मेजर से ज्यादा मार्क्स आते हैं, बिल्कुल आते हैं। अगर उसी तरह का पेपर आता है ना, उसी लेवल का, तो उससे बिल्कुल ज्यादा मार्क्स आते हैं, बिल्कुल ज्यादा आते हैं। 150 आ रहे हैं, 6-7 क्वेश्चन इधर उधर हो जाते हैं, बेटा घबरा मत, मेंटेन रख ये चीज, मेंटेन रख, अपने आप स्कोर बढ़ेगा। कोर्स कंप्लीशन पे ध्यान दे, रिवीजन पे ध्यान दे। मेजर का पैटर्न क्या होता है? वही पैटर्न होता है जो नीट का होता है। पहले, हाँ, इसमें पहले पार्ट टेस्ट लेते हैं, फिर फुल टेस्ट लेते हैं। चलो, और कोई सब्जेक्ट का डाउट हो तो पूछो, और कोई सब्जेक्ट का डाउट हो तो पूछो। कोई डाउट नहीं? पार्ट मतलब मॉड्यूल वाइज? हाँ, मॉड्यूल वाइज होगा। पहले पहले मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 ऐसे होगा, है ना। पहले मॉड्यूल 1 होगा, मॉड्यूल 2 होगा, मॉड्यूल 3 होगा, इस तरीके से होंगे। नंबर कैसे इंक्रीज करें? क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, दम लगाओ यार, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, थ्योरी क्लियर करो, डाउट्स क्लियर करो, नंबर अपने आप इंक्रीज होंगे। कैसे नहीं इंक्रीज होंगे? लास्ट के टॉपिक कैसे कवर करें? P6 का बचा हुआ कब कवर होगा? हो जाएगा बेटा, वो जैसे ही हो जाएगा, घबरा मत, सबसे आखिरी में ही होगा वो, सबसे आखिरी में होगा। मार्क्स आ रहे हैं लेकिन डर लग रहा है, कोई बात नहीं बेटा, डर के आगे जीत है। डर तो अच्छी चीज है, डर लगेगा तो तुम कॉन्शियस रहोगे,
मेंटेन रखोगे अपने आप को, डर तो होना चाहिए। मॉड्यूल के अलावा भी कोई और बुक करें क्या? नहीं, पहले मॉड्यूल करो, कॉपी करो, मॉड्यूल करो, उसके बाद समय बचता है तो कोई बुक करो। ठीक है, रिप्लाई नहीं करते व्हाट्सएप पर फोन कर दिया कर बेटा, फोन कर लिया कर, फोन करके पूछा कर। अपने बारे में नहीं बताया, तुम खुद पता कर लो मेरे बारे में यार। इतने महीने तो मैंने तुम्हें पढ़ाया, तुमने मेरे बारे में सब पता कर ही लिया होगा। पढ़ाई के साथ रिवीजन किस पैटर्न में करूं? बेटा रिवीजन बैक टाइम टेबल बना, और टाइम टेबल बना के जिस दिन छुट्टी आती है उस दिन बैक पोर्शन को समय दे, है ना। फोन किस टाइम करें? फोन सबसे बढ़िया समय है मुझसे बात करने का 8:30 बजे रात को। रात को 8:30 बजे खाना खा लिया होता है मैंने, खाना खा के मैं घूम रहा होता हूँ उस समय, और मेरे हाथ में होता है मोबाइल, तो घूमते घूमते बात कर सकता हूँ मैं। आपको लोग अच्छा पंप क्यों बोलते हैं? ये तो लोगों से पूछ तू बेटा। एग्जाम हॉल में नर्वस हो जाते हैं, याद किए हुए फॉर्मूले भी भूल जाते हैं। तो बेटा उसके लिए मेहनत करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस खूब करके जाओ। घर पे खूब क्वेश्चन प्रैक्टिस, एग्जाम से पहले 50 क्वेश्चन फिजिक्स करके जाओगे ना, तो एग्जाम में कभी नर्वस नहीं होगी। रिवीजन डेली करें, जरूरी नहीं है डेली करो, जिस दिन भी करो, जो चैप्टर उठाओ उसको पूरा खत्म करके छोड़ो। जो भी चैप्टर उठाओ उसको खत्म करके छोड़ो। कम से कम 1 घंटा फिजिक्स के पेपर को चाहिए एग्जाम में। 1 घंटा कम से कम फिजिक्स के पेपर को चाहिए एग्जाम में, 1 घंटे से कम में काम नहीं चलेगा। जो चैप्टर आपने नहीं पढ़ा है उसके डाउट पूछ सकते हैं। बेटा पहली चीज तो जिन्होंने पढ़ा है उनसे पूछो, और नहीं तो मुझसे पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर की लाइफ कैसी होती है? बहुत बढ़िया। काम करने वाले की लाइफ, खुश रहने वाले की लाइफ हमेशा बढ़िया होती है ना। ठेले वाला भी खुश रहता है, मजदूर भी खुश रहता है ना, और बड़े बड़े बिल्डर, बड़े बड़े ठेकेदार भी दुखी रहते हैं। समझ रहे हो ना? ये तो लाइफ जीने का तरीका है भाई, इसमें आप खुश रहते हो। हाँ, एक ये है कि डॉक्टर बन गए तो एक एक स्टेटस सिंबल बन गया आपका, सोसाइटी में आपकी एक इज्जत बढ़ गई, है ना। उसके बाद तो आप जैसा काम करोगे, अबे सेटिस्फेक्शन के लिए काम करता है आदमी यार। ठीक है, आदमी अच्छा लगता है कि भाई मैं पढ़ा रहा हूँ, अच्छा पढ़ाऊँ, बच्चे मुझसे खुश हों, सेटिस्फाइड रहें। वो उससे अपना भी सेटिस्फेक्शन बढ़ता है, आदमी उससे भी खुश रहता है। तो वही है, तुम जब डॉक्टर बन जाओगे तुम्हारे सेटिस्फेक्शन के कुछ ना कुछ मायने अलग हो जाएंगे। ठीक है, लाइफ में मतलब कुछ ना कुछ रहता है, मतलब सबका अपना अपना रहता है। चलो, अच्छा मैं तुम्हारे पास आऊंगा तो फी नहीं लोगे मुझसे? चलो बहुत बढ़िया। जैसे ही सिलेक्शन हो जाए मुझे नंबर भेज देना अपना, सेव कर लूंगा मैं, बता देना, है ना। आऊंगा, फ्री में इलाज कराने आऊंगा तुम्हारे पास। चलो हैप्पी होली, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। भेजता रहूंगा मोटिवेशन कोटेशनल में, भेजता रहूंगा व्हाट्सएप पे, घबराओ मत। जब जब मुझे समय मिलेगा मैं भेजता रहूंगा। चलो सेम टू यू। बेस्ट। एक बच्चा गूगल ड्राइव का लिंक मांग रहा है, बेटा मेरे को व्हाट्सएप कर दे, व्हाट्सएप कर दे। बाय बाय।